जय हिंद एवरीवन। फाइनली ज्योग्राफी के पूरे मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल करने के बाद आज हम ये वाले सेशन में फिजिक्स के पूरे मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, जब ज्योग्राफी का सेशन ले रहा था उस टाइम पर स्टार्टिंग में जब ये सीरीज को इनॉग्रेट कर रहे थे उस टाइम पर मैंने कहा था 50 सवाल करवाऊंगा, मगर ज्योग्राफी में मैं ऑनेस्टली आपको 85 क्वेश्चन वहां पर करवाए। 85 क्वेश्चन मैंने ज्योग्राफी के करवाए, तो वो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा इसलिए हो गए थे। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि हर एक टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बन सकता है, मतलब जितना भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन सकता है वो वहां पर मैंने कंप्लीट करवाया। तो ये पर्टिकुलर सेशन के लिए आई रियली एम्बेलिश योर प्रेजेंस ओवर देयर इन दिस पर्टिकुलर सेशन। आज हम लोग यहां पर फिजिक्स के 50 सवाल नहीं, 50 नहीं, यहां पर समथिंग 55 है, 55 या 60 सवाल है यहां पर हम लोग कंप्लीट करने वाले। बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल हैं, एग्जाम में आने के चांसेस हाई हैं। ठीक है, एग्जैक्ट सवाल नहीं पूछेगा मगर पक्की बात है कंसेप्ट भी सेम पूछ ले, और स्टेटमेंट वाले सवाल यहां पर ज्यादा है, तो हो सकता है एज इट इज सवाल भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है 1 सितंबर को। सो दिस इज योर कपिल भैया, आई रियली वेलकम यू फॉर रोर इंडिया। अभी लास्टली मैं सेशन ले रहा था, एक इंटरेक्शन करा था मैंने रोर इंडिया टेलीग्राम ग्रुप और क्विज ग्रुप वाले स्टूडेंट्स के साथ। तो इट वाज द सेशन ऑन क्विज, इट वाज द सेशन ऑन गूगल मीट। तो वहां पर कुछ लोग ना मतलब फिजिक्स को लेकर बहुत अलग अलग मिथ बनाकर रखे हुए थे, और वो जो मिथ है मैं थोड़ी सी चीज यहां पर क्लियर करना चाहता हूं। और ये बहुत बड़ी गलती होती है जो कि आखिरी के दिनों में यूजुअली एस्पिरेंट्स लोग करते हैं। वो गलती क्या होती है, मतलब जैसे यदि आप 2024 का पेपर देखोगे, है ना, 2024 का पेपर देखोगे, NDA-1 2024 का। अब यहां पर यदि आप पेपर देखोगे, फॉर एग्जांपल अपन लेट करते हैं, सब कुछ छोड़ दो, ठीक है, सब कुछ छोड़ दो, यहां पर अपन लेट करते हैं कि एनडीए का कोई भी पेपर है जिसमें से ऑन एंड एवरेज फिजिक्स के 23 सवाल आ रहे हैं, 23 सवाल आ रहे हैं फिजिक्स के। अब इन 23 सवाल में से एनडीए, पक्की बात है यूपीएससी एनडीए जो कमीशन है वो एक बैलेंस बनाने का ट्राई करेगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, ज्योग्राफी में और बाकी जितने भी सब्जेक्ट है। तो यहां पर जो फिजिक्स के 23 सवाल हैं, जरूरी नहीं है वो 23 के 23 सवाल एकदम आसान डाल दे, बिल्कुल भी नहीं डालेगा भाई। वो 4 से 5 सवाल ऐसे डालेगा जो कि एक्चुअली में आपके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ाकर रख देंगे। वो तो चाहता है ना कि आप वहां पर कॉन्फिडेंस आपका पूरा उड़ जाए और आप वहां पर प्रेशर में आ जाओ, वो आपको प्रेशर में डालना चाहता है। ऐसे ही थोड़ी ना डिफेंस का इतना प्रोमिनेंट एग्जाम एनडीए को कहा जाता है। 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे। अब यहां पर एस्पिरेंट गलती क्या करते हैं, इन 4-5 सवाल, अब जैसे लास्ट टाइम आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आया था। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी से एक क्वेश्चन कौन सा आया था, इनफाइनाइट सीरीज वाला क्वेश्चन आया था जिसमें इनफाइनाइट सीरीज डली हुई थी, और एक और क्वेश्चन आया था। अब वो जो 2 क्वेश्चन थे वो टिपिकल क्वेश्चन थे, और 2 क्वेश्चन और थे, मतलब 4 समथिंग 6 क्वेश्चन टिपिकल थे, मगर स्टूडेंट काय के ऊपर फोकस कर रहे थे, वो 6 जो टिपिकल क्वेश्चन है उनके ऊपर फोकस कर रहे थे। अब ये गलती आखिरी के टाइम में मत करना। ये जो 6 क्वेश्चन है, ठीक है, जो एडवांस वाले सेशन मैंने लिए थे वहां पर करवा दिए, मगर यहां पर वो 6 क्वेश्चन को साइड में रख के मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन, मतलब कि जो 70% ऑफ द क्वेश्चन फिजिक्स से आते हैं, जिस लेवल के आते हैं ना, उनमें भी एक अच्छे लेवल के सवाल हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। आखिरी के टाइम में यदि उस चीज के ऊपर फोकस करोगे ना जो कि आपको कम आउटपुट देकर जाएगी, तो भाई कुछ भी नहीं हो सकता आपका। सबसे बेस्ट तरीका है रिवीजन करना, और रिवीजन क्वेश्चन के थ्रू करना, और उन चीजों को पढ़ना जो कि एग्जाम रिलेवेंट है। मेरे को पता है, देखो जीएटी में सबसे ज्यादा जरूरी है कॉन्फिडेंस, ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी है कॉन्फिडेंस, क्योंकि जीएटी इज ऑल अबाउट गेम चेंजिंग, ठीक है, एकदम गेम चेंज करके रख देता है। आपने मैथ्स में 45 क्वेश्चन करें, 50 क्वेश्चन करें, कोई बात नहीं, आप यहां जाओ 100 सवाल कर दो, आपका पूरा गेम चेंज हो जाएगा। यहां पर चाहिए कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मेरे को पता है नॉलेज से आता है, किसी बंदे के पास नॉलेज है डेफिनेटली उसको कॉन्फिडेंस रहेगा, मगर नॉलेज एग्जाम रिलेवेंट वाला, आखिरी के दिनों में एग्जाम रिलेवेंट वाला नॉलेज रखोगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो एक्चुअली में मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में, उसके बहुत ही बढ़िया लेवल के सवाल मैं आपके सामने रखने वाला हूं। कुछ अच्छे लेवल के, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, बाकी मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन कुछ अलग वाले होंगे, हम लोग यहां पर कर रहे होंगे। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं। ये वाली गलती प्लीज मत करना, मैं तुमसे बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि फिर तुम यार रिग्रेट करोगे। अभी क्या है, तुम मोस्टली लोग देख रहे हो, कई लोग मैसेज करते रहते हैं कि भैया कोई 12th की फिजिक्स करवा रहा है, कोई 11th की फिजिक्स करवा रहा है। यार 12th 11th बिल्कुल करवा रहे हैं, मगर अभी ये सब करने का समय नहीं है भाई। वो समय था 1 महीने पहले। अभी क्या करने का समय, अभी करने का समय है जहां से 70% सवाल, 80% सवाल बन रहे हैं, उनके ऊपर फोकस करो। 20% के पीछे भागोगे तो हो सकता है वो 20 में से 10 ही बने और 10 भी छूट जाए, ठीक है। 70-80% के पीछे भागोगे तो हो सकता है 20 छूट जाए, कम से कम 60 तो बनेंगे। कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा, स्टार्ट करो, ठीक है। यहां पर पहला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज बाय अ कनकेव मिरर इज -2.5। तो यहां पर जो मैग्निफिकेशन है ये -2.5 दे रखा है, ठीक है, इट इज गिवन एज -2.5। अब ये बोल रहा है, इट स्टेट्स दैट, ये क्या स्टेट कर रहा है, अब हमको बताना है इसमें क्या चीज होगी। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैग्निफिकेशन का सीन ऐसा है कि मैग्निफिकेशन जब लेस देन 1 होगा, मैग्निफिकेशन जब लेस देन 1 होगा तो हाइट ऑफ द इमेज जो होगी, हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन, सॉरी, ठीक है। 3 कंडीशन हो सकती है, ध्यान से सुनो, 3 कंडीशन हो सकती है। या तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो,
या तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो या तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 हो, ठीक है। यदि मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो यहां पर हाइट ऑफ द इमेज जो है इट इज लेस देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहां पर हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और यहां पर हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब लोग यहां पर क्या देखेंगे -2.5 है। अब यहां पर जो -2.5 है आप इसको लेस देन 1 नहीं बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि यहां पर जो m आप लेस देन 1 देख रहे हो ना, यहां पर सिर्फ आपको देखना है मैग्नीट्यूड। क्या देखना है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, साइन नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि ये जो साइन है ये क्या बताता है? ये बताता है नेचर। नेचर कैसे बताता है? देखो नेचर ऐसे बताता है कि यदि नेगेटिव साइन है, ठीक है, तो क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। ये क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। यदि पॉजिटिव साइन है तो यहां पर क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर क्या है? नेगेटिव साइन है -2.5, मगर 2.5 बड़ा है तो हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ग्रेटर कहां लिखा हुआ है? आप देखो ये पहले ही ऑप्शन है, सही है, ये बिल्कुल सही है। और यहां पर रियल एंड डायरेक्ट तो कभी हुई नहीं सकती यार। देखो एक बात बताओ, यदि रियल है ना, यदि रियल है तो वो क्या होगी? इन्वर्टेड होना पड़ेगा, उसको इन्वर्टेड होना पड़ेगा। यदि यहां पर वर्चुअल है तो ये वो वर्चुअल इमेज को क्या होना पड़ेगा? इरेक्ट होना पड़ेगा। दोनों नहीं हो सकती, है ना, या तो रियल होगी या तो वर्चुअल होगी, या तो इन्वर्टेड होगी या तो इरेक्ट होगी, ठीक है। पूरा कंसेप्ट क्लियर है, यहां से मैग्निफिकेशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कितनी बड़ी इमेज बन रही है, किस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितनी बड़ी इमेज बन रही है, इसको मैग्निफिकेशन कहा जाता है। मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो लेस देन 1 होगा तो हाइट ऑफ द इमेज छोटी होगी, इक्वल टू 1 होगा तो हाइट ऑफ द इमेज बराबर होगी, ग्रेटर देन 1 होगा तो हाइट ऑफ द इमेज बड़ी होगी। मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। बार बार मैं नहीं बोलूंगा कि ये सारी चीजें कहां पर करवा रखी हैं, ऑलरेडी जाना सेशन में सारी चीजें बता रखी हैं जो ऑलरेडी सेशन ले रखे हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर। जैसे ये चीज बोली ना, कनकेव मिरर आया, आग बंद करके सबसे पहले कनकेव मिरर ड्रॉ करो। ये कनकेव मिरर है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सेस है, यहां पर हल्का सा पॉलिश कर दो, ठीक है, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाओ, यहां पर आपका फोकस बनाओ और यहां पर पोल बनाओ, ठीक है। एग्जाम में भी यही काम करना है, मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। अब यहां पर फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर दे रखी, मतलब आपको 16 कहां से कहां तक का? इतना 16 दे रखा है, ठीक है, ये 16 आपको दे रखा है। अब बोल रहा है द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड। अब क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहां पर? 32 सेंटीमीटर पर रखा है, क्योंकि इसका डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, फोकल लेंथ का डबल रेडियस हो जाती है ना। आपने पढ़ा होगा 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस, तो यहां पर रखा होगा। इफ द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड 8 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द फोकस, मतलब 8 सेंटीमीटर फोकस की तरफ मूव हो गया। अब 8 सेंटीमीटर फोकस की तरफ मतलब कि यहां पर कहीं होगा, ठीक है, यहां पर कहीं, मतलब यहां पर C एंड F के बीच में। तो अब बताना है इमेज का नेचर क्या होगा। अब आप खुद सोचो, एक रे, अब मैं यहां पर आपको बनाकर ड्रॉ करके बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, काले कलर का ये रे एक गई, है ना, पैरेलल गई, ये फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है, फोकस से पास हो गई। अब ये एक कहां पर गई? ये सीधी गई, है ना, पोल के पास, और ये यहां निकल गई। अब एक बात बताओ, इमेज कहां बनी? बियॉन्ड सी बनी, बियॉन्ड सी बनी। अब बियॉन्ड सी बनी तो उल्टी बनी, इन्वर्टेड बनी। और ये इमेज यदि इन्वर्टेड बनी तो कैसी होगी? रियल होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और रियल एंड इन्वर्टेड बनी, मगर कैसी बनी? बड़ी बनी, तो रियल एंड मैग्नीफाइड इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? इस तरीके से आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन को। तो रे डायग्राम रटने के लिए नहीं बनाए गए, ठीक है, रे डायग्राम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए बनाए गए ताकि क्वेश्चन में कन्वीनियंस हो जाए, इसलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। अ लेडी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम इट। एक प्लेन मिरर है तो खटाक से क्या करो? प्लेन मिरर बनाओ। 1 मीटर फ्रॉम इट, मतलब यहां से 1 मीटर फ्रॉम इट, वो वहां पर खड़ी हुई है। अब यहां पर 1 मीटर है, ठीक है, तो 1 मीटर को अपन 100 सेंटीमीटर लिख दें। बिल्कुल सर, इतना कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर हो गया, इतना 100 सेंटीमीटर है। अब बोल रही है कि शी वॉक 60 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, मतलब 60 सेंटीमीटर मिरर की तरफ जाती है। तो मतलब 60 सेंटीमीटर इधर, तो ये 60 है इतना। अब आकर वो कहां पर खड़ी हो गई? यहां पर आकर खड़ी हो गई। अब बचा कितना है? ये 40 बचा है। तो अब क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस ऑफ हर इमेज, उनकी जो इमेज का डिस्टेंस है, इमेज कहां बनेगी? इमेज यार यहीं बनेगी, 40 जितना आपको पता है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड द इमेज, प्लेन मिरर के केस में, ठीक है। अब यहां पर क्या है? हर इमेज नाउ फ्रॉम हरसेल्फ, मतलब खुद से इमेज तक का डिस्टेंस कितना होगा। अब सुनो, लेडी कहां पर खड़ी थी? यहां पर खड़ी हुई थी, ठीक है, यहां पर खड़ी थी। अब यहां पर यदि आप देखोगे, यहां से पास में गई, 60 सेंटीमीटर इधर गई, तो अब बचा कितना? इससे 40 सेंटीमीटर बचा। तो डिस्टेंस ऑफ हर इमेज नाउ फ्रॉम हरसेल्फ, मिरर से नहीं, उनके खुद से, तो कितना हो जाएगा? ये 40 और ये 40, ये कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लेन मिरर की, याद रखना, ठीक है। इमेज कैसी होती है? वर्चुअल होती है, और यदि वर्चुअल है तो साथ में क्या होगी? इरेक्ट होगी। इसके साथ लेटरली इन्वर्टेड होती है, ठीक है, इक्वल साइज की होती है, ठीक है। इक्वल साइज के बाद यहां पर इनका डिस्टेंस भी इक्वल होता है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, आपको याद होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 3/2 एंड 4/3,
मतलब कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दे रखा है 3/2, ठीक है कोई बात नहीं, दे रखा है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दे रखा है 4/3 रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर, वेलोसिटी क्या होगी। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 2 सवाल मैंने यहां पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के डाले हैं, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर कर जाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, जिसका भी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पूछा है, जैसे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यहां है, ठीक है, अपॉन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपने यहां पर लिखा। सुनो, तो यूजुअली क्या होता है, मैं नॉर्मली तुमको सीधे बता दे रहा हूं, देखो एक कंसेप्ट बता रहा हूं, पहले कंसेप्ट बताता हूं फिर सुनना। कोई भी चीज का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, जैसे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसका मतलब पता क्या है, ये मीडियम है तुम्हारा 2, ठीक है, और ये यहां से ट्रेवल हो रहा है, तो किसके रिस्पेक्ट में बताना है, 1 के रिस्पेक्ट में 2 का। तो यहां पर आप 2 जिसका बता रहे हो वो यहां लिखाएगा और जिसके रिस्पेक्ट में वो पहला, तो इसको लिखोगे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। अब साइड में एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि जिस भी चीज का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है उसमें लाइट की स्पीड बहुत कम होगी, क्योंकि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ये जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/v2 अपॉन 1/v1, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हो। तो अब आप ओवरऑल ऐसे भी लिख सकते हो ना कि ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 अपॉन स्पीड ऑफ 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ 2। ये ऐसा लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। तो आप कॉमन सेंस से लगाओ, आप क्या करो, ये कर दो, है ना, आपने क्या करा, ये कर दिया। यहां पर ध्यान से देखना, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये किसके बराबर होगा, वेलोसिटी इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास, इसके बराबर होगा। मगर आपको चाहिए क्या, व्हाट विल बी द रेशियो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर, मतलब पहले ग्लास आना चाहिए फिर वाटर, तो इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां पर ये चीज क्या बना दो, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी इन वाटर। तो अब वाटर ऊपर करो, नीचे ग्लास करो, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाटर करा आपने, यहां पर देखो ये ऊपर वाटर करा तो 4/3, ठीक है, अपॉन 3/2, तो ये उधर जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो 8/9, मतलब डी ऑप्शन इसका, ठीक है। अब भैया एकदम अच्छे से समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन देखो यहां और अच्छे से आएगा। द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ईयर, मतलब कि तुमको क्या गिवन है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ईयर, ये गिवन है ईयर 3/2। अब बोल रहा है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ईयर, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ईयर कितना दिया है 4/3। अब पूछ रहा है व्हाट इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू, सर ये क्या पूछ रहा है, देखो कुछ नहीं करना है, एकदम आसान सवाल है, एकदम आसान सवाल है। अब क्या पूछ रहा है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब सुनो, ये समझोगे कैसे, यहां पर एयर है, यहां पर एयर है, तो कहीं ना कहीं कैंसिल हो सकता है। कैसे, आप इस चीज को कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो G/A, है ना, इसको नीचे कैसे, है ना, नीचे वाले को कैसे लिख सकते हो, नीचे वाले को ऐसे लिख सकते हो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, बिल्कुल। अब आपको पता है यदि गलती से आपने इनको डिवाइड कर दिया, है ना, डिवाइड कर दिया, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि ओवरऑल आपने क्या करा 3/2 डिवाइडेड बाय 4/3 कर दिया। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर तो ये आ जाएगा ना, यहां पर क्या आ जाएगा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये कितना जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 9/8, ये आ जाएगा 9/8। मगर आपको क्या चाहिए, रिफ्रेक्ट, अब इसको कैसे लिखोगे, इसको तो आप ये लिखोगे ना, ये G इधर आएगा और W इधर आएगा, ऐसे लिखोगे। मगर आपको चाहिए क्या, व्हाट इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मगर यहां पर ग्लास का बता रहा है, तो भाई इसको उल्टा कर दे, ये कितना हो जाएगा 8/9। सो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, 9/8 पहला ऑप्शन गिवन था कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए जिस तरीके से यहां पर अप्रोच ज्यादा इंपॉर्टेंट है आंसर से, ठीक है। तो जो अप्रोचेस कंसेप्ट यहां पर लगा रहा हूं, जो मेथड लगा रहा हूं, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो अभी जैसे कि अभी वो ही सेशन लिया था, कोई वहां पर ऊपर सेशन लिया था, और लास्ट वाला जो ज्योग्राफी का सेशन था, ठीक है, वहां पर मतलब कुछ लोग बोल रहे थे इंग्लिश करवाने का। तो यूजुअली तुम्हारे को इंग्लिश नरेंद्र सर पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, बैच पर हम दोनों मिलकर पढ़ाते हैं, बिकॉज ही इज ऑल्सो हैविंग हिज CDS का एग्जाम ऑन 1 सितंबर। तो मेरे को यहां पर इंग्लिश का होस्ट भी संभालना पड़ेगा। तो 28 को जैसे ये क्लास एंड हो रही है ना, तो शायद 28 या 28 को, ठीक है, 28 को मैं एक इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी का सेशन ले लूंगा, ठीक है, मेरे से भी पढ़ लेना, ठीक है। वोकैब का सेशन में यहां पर डाल दूंगा और पक्का है वहां से वोकैब आएगी, ठीक है, पक्का है वहां से वोकैब आएगी। अब आगे बढ़ते हैं, 2 लेंसेज ऑफ पावर, ठीक है, पावर की 2 लेंसेज है, मतलब 2 लेंसेज की पावर है ठीक है, 2 लेंसेज आपको गिवन है, उनकी पावर है। एक पावर क्या है, पावर 1 इज इक्वल टू -3.5D, ठीक है, और पावर 2 कितनी गिवन है, +1D, ठीक है। आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, पहले बताना है फाइंड द टोटल पावर, ये कंसेप्ट बताने के लिए मैंने करा था। अब टोटल पावर आपको करना है, तो P इज इक्वल टू P1 + P2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा -3.5 + 1 इज इक्वल टू -2.5। अब एक क्वेश्चन इसमें ये और पूछ सकता था, ये क्या, कि ये कौन सा लेंस है, माइनस होगा तो कौन सा होगा, कनकेव, ये कौन सा है, कनकेव,
याद कर लो ये कनकेव, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब क्या बोल रहा है कि आपको क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ। तो P इज इक्वल टू 1/f होता है, F इज इक्वल टू 1/P हो जाएगा, इज इक्वल टू -1/2.5 हो जाएगा, ये ऊपर आएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 2, ये 5 बार, ठीक है, और -0.4 आंसर है, ठीक है, -0.4 फोकल लेंथ का आंसर आ जाएगा। और काय में लिखोगे ये लिखोगे मीटर में, क्योंकि अपन ने 1 लगाया, यदि 100 लगाते तो सेंटीमीटर में लिखते। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेंसेस इज नॉट करेक्ट। लेंसेस के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट नहीं है। तो अ कन्वेक्स लेंसेस, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो जैसे अपन ने वहां पर मिरर के 2 केस पढ़े थे, ठीक है, मिरर के कौन से 2 केस पढ़े थे, एक पढ़ा था केव का, ठीक है, एक पढ़ा था वेक्स का, ठीक है। वैसे ही यहां पर लेंस में ये जो कनकेव की सिमिलैरिटी है, ये कौन शो करता है, वेक्स। यहां पर वेक्स की सिमिलरिटी कौन शो करता है, केव, लेंस में, ठीक है। तो कनकेव लेंस प्रोड्यूसेस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज, ये वेक्स दोनों, बिल्कुल यार, केव भी यहां पर रियल भी करता है और वर्चुअल दोनों कर देता है, तो ये भी करता है, ठीक है। कनकेव लेंस प्रोड्यूसेस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज, क्या कनकेव लेंस करेगा ना भाई, देखो कनकेव लेंस ऐसा होता है, ठीक है, कनकेव लेंस ऐसा होता है, ये सारी रेस को उधर डाइवर्ज कर देगा, कुछ भी हो, और इमेज यहां मतलब सेम साइड बनेगी, एकदम डिमिनिश छोटी, और सेम साइड यदि लेंस में बन रही है, मतलब कि कैसी बन रही है, यहां पर बन रही है वर्चुअल, और वर्चुअल है मतलब इरेक्ट है, तो हमेशा वर्चुअल होगी, तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं बोल सकते बोथ रियल एंड वर्चुअल। ऑप्शन नंबर बी, स्टेटमेंट बी इज रॉन्ग, बट ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये भाई, ये सवाल जिसने कर लिया ना, उसका पूरा आई डिफेक्ट के सवाल हो जाएंगे, ये 2 सवाल, एक ये और एक आने वाला, ठीक है। इतने बढ़िया तरीके से समझाने वाला हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। वो जो 70% जो मैं सवाल बोल रहा हूं ना, वो यहीं से बनकर आते हैं, एकदम ऐसी स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगी। देखो आपको बता दे रहा हूं, ये स्टेटमेंट वाले सवाल, ये, ठीक है। आगे आपको इतने बढ़िया सवाल मिलने वाले हैं ना, अब मैकेनिक्स आएगी इसके बाद, करते हैं, ठीक है, सारी चीजें करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या बोल रहा है कि मायोपिया इज अ फार साइटेडनेस एंड हाइपरमेट्रोपिया इज अ शॉर्ट साइटेडनेस। मैंने आपको क्या बताया, मायोपिया एक छोटी स्पेलिंग है, छोटी स्पेलिंग है, मतलब कि पास का क्लियरली दिख जाएगा, मतलब शॉर्ट साइटेडनेस है। मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस है। साइटेडनेस का मतलब ये नहीं होता है कि दिख नहीं रहा है, इसका मतलब है दिख रहा है। तो मायोपिया इज अ शॉर्ट साइटेडनेस एंड हाइपरमेट्रोपिया इज अ लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब फार साइटेडनेस। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अब बोल रहा है मायोपिया अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन फोकल लेंथ एंड इट्स क्योर इज कनकेव लेंस। लोग क्या करेंगे, जल्दी से देख लेंगे, सभी को याद होता है कि मायोपिया को ठीक करने के लिए कनकेव लेंस यूज करते हैं। बिल्कुल सर, कनकेव लेंस का यूज करते हैं, मगर फोकल लेंथ के बढ़ने से मायोपिया नहीं होता। सर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। देखो मैं तुम्हारे को बता रहा हूं, मायोपिया का मतलब क्या है, पास का देख रहा है तो अच्छे से दिख रहा है, पास का देख रहा है अच्छे से दिख रहा है भाई, मगर दूर से जब रेज आ रही है ना, दूर से, इतनी दूर से रेज आ रही है कि रेटिना तक तो पहुंच ही नहीं रही है। कैसे, ये देखो, ये तुम्हारा रेटिना है, ठीक है, ये क्या है, ये रेटिना, ये रेटाइना है। अब ये जो रेटाइना है, यहां पर है आई का लेंस, ये आई का लेंस है। रेज इतनी दूर से आ रही है, ये इतनी दूर से रेज लेकर आते हैं अपन, इतनी दूर से रेज आ रही है, ठीक है, कि रेटिना पर पहुंच ही नहीं रही है, पहले ही आकर कन्वर्ज हो रही है। अब एक बात मेरे को बताओ, ये क्या हुआ, लेंस में कुछ ऐसी दिक्कत आई है कि वो ज्यादा कन्वर्ज करने लगा है, ज्यादा करा तो रेटिना पर पहुंची नहीं। अब ऐसा क्यों ज्यादा कन्वर्ज करने लगा, मेरी बात सुनो। यदि 2 लेंस में आपको बता रहा हूं, एक है ये वाला लेंस, ठीक है, और एक है ये वाला लेंस, कौन ज्यादा कन्वर्ज करेगा, कौन ज्यादा दबाएगा? पहला ये वाला है ना, ये कौन सा है, थिन है, और ये मोटा है, थिक है। मैं बताऊं ये वाला क्यों, क्योंकि इसके ऊपर लग रहा है प्रेशर, है ना, ये ज्यादा कन्वर्ज करेगा। तो ये थिन है, थिक है, मोटा हो गया इसलिए हुआ ना, और ये थिन ज्यादा नहीं करेगा, ये दूर तक लेकर जाएगा। ये देखो ऐसे आएगा और ये दूर तक ऐसे करके, मगर ये है, ये वहीं के वहीं उसको दबा देगा। अब मेरी बात सुनो, अब ये कहीं ना कहीं, अब देखो फोकल लेंथ क्या हुआ, अब ये वाला लेंस हो गया होगा, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, इतनी बड़ी होगी, और यदि इसकी देखोगे तो भाई कितनी बड़ी निकलेगी। तो फोकल लेंथ कम होने की वजह से हुआ है, ना कि इंक्रीज होने की वजह से। तो यहां पर इंक्रीज लिखा है, तो ये गलत है, ठीक है। और भी अच्छे से समझना है तो वो आई वाली क्लास देख लेना। हाइपरमेट्रोपिया इज कॉज्ड ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। देखो हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर का दिख रहा है, ये देखो दूर का दिख रहा है, मगर दिक्कत ये हो रही है कि पास से इतनी तेज रेज आई भाई, पास से इतनी तेज रेज आई कि रेटिना के उस पार पहुंच गई, रेटिना के उस पार पहुंच गई। तो ये क्या है, रेटिना। और रेटाइना का ऐसा कंडीशन है कि आप बोल दो जो आई बॉल थी पहले कहां पर थी, वहां, तो अब वो आई बॉल ही छोटी हो गई भाई। तो आई बॉल छोटी हो गई तो आई बॉल ने रेटाइना को इधर खसका दिया। तो ये भी आप एक तरीके से बोल सकते हो, तो ये वाली स्टेटमेंट सही। इमेज फॉर्म्स बियॉन्ड द रेटाइना, बिल्कुल, इमेज फॉर्म्स बियॉन्ड द रेटाइना इन हाइपरमेट्रोपिया, मतलब कि हाइपरमेट्रोपिया के केस में बियॉन्ड द रेटाइना बनती है। बिल्कुल सर, बियॉन्ड द रेटाइना मतलब रेटाइना के बाद यहां पर देखो, यहां पर इमेज बन रही है बियॉन्ड द रेटाइना, ठीक है। अब यहां पर क्या बोल रहा है, एंड कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट इट, और उसको ठीक करने के लिए कन्वेक्स लेंस का यूज करते, बिल्कुल करते हैं यार।
तो कितनी स्टेटमेंट सही है? क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? तो 2 स्टेटमेंट सही है, तो यहां पर 2 ऑप्शन करेक्ट। बढ़िया लगाना भाई पढ़ के, ठीक है। ये होता है रियल कंसेप्ट, ये होता है रियल पावर, और यहीं से आपको सवाल देखने को मिलेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द सवाल, ठीक है। अब यहां पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स हैज इट्स क्योर करेक्टली मेंशन्ड, ठीक है। तो देखो, एक होता है मायोपिया, ठीक है। मायोपिया, देखो मायोपिया हुआ, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया हुआ, ठीक है, फिर हुआ प्रेसबायोपिया, ठीक है। मायोपिया को ठीक करने के लिए केव का यूज करोगे, हाइपर के लिए वेक्स का यूज करोगे, और इसमें दोनों का यूज करोगे, मगर सुनो, प्रेसबायोपिया में दोनों का यूज करोगे, ठीक है, मगर दोनों का यूज करोगे, ऊपर क्या लगेगा? केव लगेगा, और नीचे लगेगा वेक्स। ये भी पूछ सकता है वो, ठीक है। कैटरेक्ट का कोई एक ऑप्शन नहीं है भाई, इसमें करवाना पड़ता है सर्जरी, इसमें करवाना पड़ता है सर्जरी। कैटरेक्ट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक मिल्किश लेयर बन जाती है आंखों के ऊपर, व्हाइटिश लेयर। एस्टिग्मैटिज्म क्या होता है? आंखों का जो कर्वेचर है, आई लेंस का कर्वेचर है, उसी में दिक्कत आ गई, ठीक है। तो इसको ठीक करवाने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस का यूज करा जाता है। क्या? सिलिंड्रिकल लेंस। अब मेरी बात सुनो, प्रेसबायोपिया में कनकेव लेंस नहीं, मायोपिया में कनकेव लेंस, ये सही है। कैटरेक्ट में गलत, तो मायोपिया वाला सही है, ठीक है। अब आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट? For a normal eye, the persistence of vision is 1/16 second and the power of accommodation is 4D. देखो, यहां पर persistence of vision क्या होता है? जो sensation और visualization चलता है, जो चलता है ना, impression and the sensation of the image, उसको ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारी इमेज, देखो उल्टी बनती, सभी को पता है इमेज, उसको सीधा करना, ब्रेन तक पहुंचाना, इसमें पता कितना टाइम लगता है? 1/16, ये सही है। पावर ऑफ एक्कोमोडेशन क्या होता है? दी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, ताकि दूर और पास के ऑब्जेक्ट अच्छे से देख सके। क्या ये 4D है? बिल्कुल 4D है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इट इज द कलर ऑफ द आइरिस दैट वी कॉल एज द कलर ऑफ द आई, एब्सोल्युटली फाइन भाई, ठीक है। ये आइरिस का ही कलर होता है जिसको अपन बोलते हैं कि ये आंखों का कलर है। द इमेज फॉर्म्ड इन द आई इज इन्वर्टेड, बिल्कुल इन्वर्टेड बनती, डिमिनिश एंड वर्चुअल इन नेचर। सही है? सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? तुमने स्टार्टिंग का 2 देखा, तुम आगे बंद करके सही बोल रहे हो, आखिरी वाला तो पढ़ो भाई। यदि इन्वर्टेड बनी है, यदि इन्वर्टेड उल्टी बनी है, तो रियल बनेगी ना। स्टार्टिंग से चिल्लाते आ रहा हूं, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, तो ये वर्चुअल क्यों लिखा है? तो ये वाला गलत है, ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब कौन सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिमिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर? कैसे याद कराया था? को से कलर, को से कौन सेल्स। तो कलर के एलिमिनेशन के लिए कौन सेल्स रिस्पॉन्सिबल है, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए रॉड सेल्स रिस्पॉन्सिबल है। तो सिर्फ मैं आपको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। मैं आपको जितनी भी ऑप्शन है, आपको अप्रोच सिखा रहा हूं, आपको किस तरीके से डील करना है क्वेश्चन के साथ, वो सिखा रहा हूं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है फिजिक्स में। स्टार्टिंग से मैं हमेशा बोलते आ रहा हूं। यहां पर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फिनोमेना विच इज बेस्ड ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट? 2 चीजें होती है मेरे पास, सुनना मेरी बात, 2 चीजें होती हैं, और दोनों को अपने दिमाग में रखना। 2 चीजें कौन कौन सी होती हैं? एक होती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एक क्या होती है? एटमॉस्फेरिक, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसको बोलोगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दूसरी चीज होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मेरी बात याद रखना, इसमें भाई इतना कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इतना कंफ्यूजन होता है जिसकी कोई हद नहीं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से 3 चीजें होती है। पहली चीज क्या होती है? स्टार्स की ट्विंकलिंग, ठीक है, स्टार्स की ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। दूसरी चीज क्या होती है? जो स्टार्स है ना, जो स्टार्स हैं वो दे सीम्स हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन, ये थोड़े से ऊपर दिखाई देते हैं, ठीक है, ये तीसरा। अब तीसरा क्या है? तीसरा होता है कि जो तुम्हारे को अर्ली सनराइज दिख जाता है ना, अर्ली सनराइज, ठीक है, अर्ली सनराइज बोल दो, ठीक है, यहां पर बोल दो अर्ली सनराइज, जो दिख जाता है ना, वो इसकी वजह से। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से 3 क्या होते हैं? पहला होता है जो आपको ब्लू स्काई दिखता है ना, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का रीजन है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट उसका रीजन है। तुम्हारे को सुबह सुबह, ठीक है, रेडिश सन दिखता है, ठीक है, रेडिश सन दिखता है ना, वो उसका रीजन है। तीसरा क्या है? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट भी किसकी वजह से होता है? स्कैटरिंग। इतना सॉर्टेड मेरे को नहीं लगता किसी ने बताया हो, ठीक है, तुमको अलग अलग बताया, वो ठीक है, वो सब ठीक है, मगर ये सॉर्टेड भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा है जो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बेसिस पर है? रेडिश कलर ऑन द अर्ली सन इन द मॉर्निंग, बिल्कुल सही बात है। अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट काई की वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये भी। और ट्रांसमिशन ऑफ लाइट रे, ये होता है इंटरनल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। जो देखो डेजर्ट में मिराज बनता है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब को पानी में, खाली टेस्ट ट्यूब को डालोगे, जो चमकेगा उसकी वजह से होगा, ठीक है। डायमंड चमकता है, वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ये सारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एग्जांपल्स हैं। अब यहां पर क्या बोल रहा है? आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में बात कर रहा है। ये क्या चीज है? देखो मैं बताता हूं। एक होता है टेलीस्कोप, ठीक है, एक है टेलीस्कोप, ठीक है, और दूसरा है माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप मतलब कि जितने भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं उनके विजुअल्स और पिक्सल्स अच्छे से आपको देखने हैं, बड़े ऑब्जेक्ट को, उसको टेलीस्कोप यूज करता है, ठीक है। यहां पर माइक्रोस्कोप का यूज मतलब माइक्रोस्कोप जो चीज है, ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल आपको बायोमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, जो अपन करते हैं ना आधार कार्ड में, फिंगरप्रिंट्स वगैरह, उसमें ये यूज होता है। टेलीस्कोप की बात करेंगे दोनों में। देखो
इसमें भी एक ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ होगी और एक ईयरपीस, इसमें भी एक ऑब्जेक्टिव होगी, इसमें भी एक ईयरपीस होगी, दोनों होती है। अब ट्रिक क्या है भाई कि टेलीस्कोप बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज होता है, तो यहां पर ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ बड़ी है और यहां पर ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ छोटी है। अब एक और चीज सुनो, इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, FO अपॉन FE, और इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, L इंटू D अपॉन FO मल्टीप्लाई बाय FE। बस इतनी इंफॉर्मेशन। अब ये सवाल करो, बोथ द ईयरपीस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप आर कन्वेक्स लेंस, दोनों के दोनों कन्वेक्स लेंस से मिलकर बनते हैं। बिल्कुल, पहला वाला सही है ना। अब पहला वाला जिसमें नहीं आ रहा है पहले तो वो काटो, सी वाला काट दिया। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप, मतलब टेलीस्कोप का ये जो ऑब्जेक्टिव है उसकी फोकल लेंथ इज लार्जर देन द फोकल लेंथ ऑफ ईयरपीस। बिल्कुल, जो ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ है वो ईयरपीस की फोकल लेंथ से ज्यादा, ये भी सही है। थर्ड क्या बोल रहा था, मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ बढ़ाओगे तो क्या मैग्निफिकेशन भी बढ़ेगा? बिल्कुल, न्यूमरेटर बढ़ाओगे तो मैग्निफिकेशन भी बढ़ेगा, तो थर्ड वाला भी सही है। ठीक है, तो 1 2 3 तीनों काय में आ रहे हैं, सिर्फ इसी ऑप्शन में आ रहे हैं, मतलब कि फोर्थ वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूं, द मैग्निफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव। भाई तूने ये ऑब्जेक्टिव बढ़ाई, मतलब डिनोमिनेटर बढ़ा रहा है, तो ये चीज तो कम होगी ना, फिर इंक्रीज कैसे होगा? समझ में आया? ठीक है, मेरे को बताना भाई फिजिक्स पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, यहां पर देखो ये वाला सवाल, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर। कई लोग पता क्या करेंगे, तुक्का लगा देंगे, बोलेंगे कि हमने ये वाला क्वेश्चन बहुत बार सॉल्व करा है। भाई ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, जो आपने सॉल्व करा है वो वाला नहीं है ये। ठीक है, मैं ऐसा नहीं हूं कि सेम क्वेश्चन आपको बार बार डाल दूंगा। ठीक है, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही आपको सर्कुलर ट्रैक दिखा, आप बनाओ सबसे पहले सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर, यहां पर कर दो 200 मीटर। ठीक है, ये 200 मीटर। अब क्या है, इन 40 सेकंड में वो पूरा एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। अब मेरी बात सुनो, एक राउंड जैसे ही बोलेगा ना एक राउंड, तो क्या करना है, एक राउंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2πr, यही होगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 100, है ना। 200 का हाफ, मतलब 200 का आधा रेडियस हो जाएगी। बिल्कुल। अब पूछ रहा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर करेगा इन डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 40 सेकंड। 2 मिनट 40 सेकंड, तो भाई वो 40 सेकंड में कितना कर रहा है, आपको गिवन है 40 सेकंड में कितना कर रहा है, इतना। ठीक है, एक राउंड। ठीक है, 1 राउंड। अब आपको 2 मिनट 40 सेकंड में चाहिए, तो मेरे भाई एक बात बताओ, 2 मिनट 40 सेकंड मतलब कि कितने सेकंड, 2 मिनट मतलब 120 सेकंड, 120 और 40 कितना होता है, 160 सेकंड, मतलब कि 160 सेकंड। ठीक है, तो एक बात बताओ, 40 सेकंड में एक राउंड, तो 40 में एक राउंड, फिर 40 सेकंड में दूसरा राउंड। ठीक है, फिर 40 सेकंड में तीसरा राउंड। ठीक है, फिर 40 सेकंड में चौथा राउंड। अरे तो सर 40 क्यों कर रहे हो, 160 तो हो गया ना, 40 सबको प्लस करोगे तो 4 राउंड उसने मारे। मतलब कि ए पॉइंट ये था, गया, फिर ए पर वापस आया, फिर गया, ए पर वापस आया, फिर गया, ए पर वापस, फिर गया, फिर वापस ए पर आ गया, मतलब 4 बार ए पर वापस आ गया। तुमने जो सवाल करा होगा उसमें ए वापस नहीं आया होगा, इसमें ए पर वापस आ गया। अब वो क्या पूछ रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब तो तुमको पता है ना कि भाई जो इनिशियल पोजीशन थी वही फाइनल पोजीशन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा, मतलब ये आंसर तो होंगे। अब क्या है, तुम्हारा डिस्टेंस फाइंड कर लो कितना है। तो एक बात बताओ, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कैसे करना है, आपको करना है कैसे, एक राउंड है तो आप ये एक राउंड का है, ये कितने राउंड मार रहे हो, 4, ये 4 कर रहे हो ना। मेरी बात सुनो, यहां पर ऑप्शन गलत है, क्यों, क्योंकि यहां पर 2200 नहीं होगा। देखो क्या होगा, यहां पर 4400 मल्टीप्लाई बाय 4/7, 4 0 4, 4 0, 4 4 16, और यहां पर ये आ गया 14 15 16 17 35 7 28। ठीक है, और यहां पर एक ऑप्शन पता 2514 होता ना, यहां पर कर लो 2514, तो ये वाला ऑप्शन सही होता। ठीक है, वो जल्दबाजी में हो गया थोड़ा, 2514। तुम कंसेप्ट समझो, जो मैंने कंसेप्ट लगाया ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा सवाल करें, एक अमन नाम का बंदा है, गोइंग टू मार्केट। ठीक है, अमन वाइल गोइंग टू मार्केट कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर अ ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि जब मार्केट जा रहा था, ऐसा जब मार्केट जा रहा था तब उसकी एवरेज स्पीड जो थी वो कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर। ओके सर, 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, कम ट्रैफिक था, अब उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो गई, अब उसकी जो एवरेज स्पीड है, ठीक है, अब वो हो गई कितनी, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब अपने को पूरी ट्रिप की उसकी एवरेज स्पीड बतानी है, तो पता क्या करना है, सुनो मेरी बात, एक कॉमन सेंस लगाओ, ये सवाल को करने की मैं बता रहा हूं ट्रिक। यहां पर एवरेज वेलोसिटी तुमको 20 दी है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है, तो ये तो तुम्हारे को 20 दी है, और जाने का डिस्टेंस d1 अपॉन t1। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, 30 इज इक्वल टू आने का डिस्टेंस d2 अपॉन t2।
अब एक बात बताओ, जिस रास्ते से गया है सेम उसी रास्ते से लौटा है, मतलब d1 बराबर d2 है, तो जो चीज सेम है उसको एक वेरिएबल लेट कर ले x, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 20 इज इक्वल टू एक्स अपॉन T1, ठीक है। यहां पर हो जाएगा 30 इज इक्वल टू एक्स अपॉन T2, ठीक है। अब सुनना, तुमको पूरी एवरेज स्पीड चाहिए, तो एवरेज स्पीड टोटल तुम्हारे को चाहिए, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एवरेज स्पीड वाला, उसका फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड तुम्हारे को चाहिए, तो वही नॉर्मल क्या करोगे d1 प्लस d2 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन t1 प्लस t2। तो d1 कितना है x, d2 कितना है x, तो x प्लस x। अब t1 और t2 कैसे निकालोगे, अरे ये यहां से आ जाएगा ना, ये आ जाएगा x अपॉन 20 है ना, ये x अपॉन 20 और यहां पर कितना जाएगा x अपॉन 30, तो ये कितना हो जाएगा 2x अपॉन 60 3x प्लस 2x, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन 5x, ठीक है। ये हो गया। अब ये 5 1 जा 5, अब यहां पर एक चला गया 2 और ये कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। आपका आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, ठीक है। समझ में आया, जो तुम्हारे को कॉमन चीज दी है उसको एक्सलेट कर लो, आंसर आ जाएगा, और पुट कर दो, टाइम की वैल्यू निकालो, यहां पर पुट कर दो, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। अब सुनना क्या चीज है, कभी भी कोई भी चीज को छोड़ते हो ना तो यू आग बंद करके 0 मीटर पर सेकंड लिख दिया करो, ठीक है। फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर मतलब डिस्टेंस कितना दिया है 20 मीटर आपको डिस्टेंस दिया है। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, अब दूसरी वेलोसिटी इंक्रीज है एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट देखो क्या दे रखी है मिटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये वेलोसिटी नहीं है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तुम्हें गिवन है। विद व्हाट वेलोसिटी एंड टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, किस वेलोसिटी, अब u तो तुम्हें गिवन है, मतलब दूसरा v निकालना है और तुम्हारे को टाइम निकालना है, ये दो चीज तुम्हें फाइंड करनी। तो क्या करें, पहले एक काम करें, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as करें। बिल्कुल सर, ये करते हैं, ठीक है। तो u तो 0 है, इसको काट दो, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहां पर 20 मल्टीप्लाई बाय 20, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 यहां पर, ठीक है। v की वैल्यू 20 आ गई। अब v की वैल्यू 20 आ गई तो आप देख लो ये ऑप्शन नंबर 1 सही है, 2 सेकंड उधर आंसर आ जाएगा। v की वैल्यू 20 काय में पुट कर देना, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ये करो, ये 0 हो गया, ये 20 इज इक्वल टू 10t, तो ये कितना जाएगा 2, टाइम कितना आ गया, टाइम 2 सेकंड। बस अप्रोच, सिर्फ पूरा सवाल काय के ऊपर टिका था, पूरा सवाल टिका हुआ था इस चीज के ऊपर, u बराबर 0, ठीक है। ये मैं बताना चाह रहा था आपको, ये ऐसे सवाल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, अब भैया सारे प्रीवियस क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहे हो यार, सारे क्योंकि सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड है नहीं, ठीक है। करवा उधर सब कुछ रखे हैं, जो एडवांस सेशन है, जो बेसिक सेशन है, सब करवा रखा है, मगर जो एक्सपेक्टेड लग रहा है मेरे को, मैंने वो करवा रखे हैं यहाँ पर। द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ कार अलोंग अ सर्कुलर पाथ एक्सपीरियंसेस, सर्कुलर पाथ अभी ट्रेंडिंग में है, तो देखो कभी भी कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है। सर्कुलर देखो, जो स्पीड है और एक वेलोसिटी है, ठीक है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो यहां पर क्या ये सिर्फ क्या यहां पर इसका कोई फर्क, यहां पर वेलोसिटी जो चीज है ना, ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है और ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। मैग्नीट्यूड के ऊपर दोनों करते हैं, ये भी करेगा और ये भी करेगा, मैग्नीट्यूड दोनों करेंगे, ठीक है। तो यदि मैं बोलूं एक गाड़ी चल रही थी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर, अब हो गई 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर, ठीक है। तो अब मैं तुमसे बोलूं चेंज इन काय में चेंज आया है, क्या स्पीड में चेंज आया, क्या बिल्कुल आया, क्या वेलोसिटी में चेंज आया, बिल्कुल भैया। मगर वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी, मगर बेटे वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के ऊपर भी तो डिपेंड करती है ना। अब मैंने बोला एक गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर चल रही थी, अभी भी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर चल रही है, मगर पहले नॉर्थ में चल रही थी, अब साउथ में, है ना। क्या स्पीड में चेंज आया, नहीं आया, मगर क्या वेलोसिटी में चेंज आया, बिल्कुल आया है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया। समझ में आया। अब ये वाला क्वेश्चन करो, अब यहां पर सर्कुलर चेंज इन स्पीड ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन की चेंज होने से स्पीड में चेंज आएगा, नहीं। चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू डायरेक्शन में चेंज होने से वेलोसिटी में चेंज आएगा क्या, बिल्कुल, क्योंकि देखो सर्कुलर मोशन में तो हर मोमेंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, फिर ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ब्रास बॉल इज टाइड विद अ थिन वायर, एक वायर से बॉल को यहां पर बांध लिया है और उसको गोल गोल घुमाया जा रहा है। गला भाई कैसा हो रहा है, चिल्ला चिल्ला के सुनो। अ बॉल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एक जो बॉल है वो मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है। क्या बॉल यहां पर कांस्टेंट, कभी भी देखो सर्कुलर मोशन में जीवन में कभी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी नहीं, क्योंकि हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी कैसे होगा, तो 1 वाला तो है नहीं, 1 इसमें भी नहीं है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका, ठीक है। यहां पर देखो ये वाला क्वेश्चन इसलिए बताना पड़ा, थोड़ा इंटरसेप्ट वगैरह को तुम्हारा मतलब ज्ञान हो जाए, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए के साथ, ओके, ए गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ।
आफ्टर अ टाइम टी टाइम के बाद वेलोसिटी v अटेन कर रहा है. दिस इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at. ठीक है. अब द वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस है ना, ये क्या है भाई, ये है वेलोसिटी और यहां पर है टाइम. ठीक है. विल बी ग्राफ शैल बी अ स्ट्रेट लाइन. ये क्या है कि स्ट्रेट लाइन कब होगा. अब सुनो मेरी बात, तुमको स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन पता है, बिल्कुल सर पता है, कौन सी, y इज इक्वल टू mx प्लस c. ठीक है. इससे रिलेट करोगे तो यहां पर t वेरिएबल है, यहां पर x है ना, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर इंटरसेप्ट क्या होगा, ये c क्या है, ये c होता है y इंटरसेप्ट. इसको तुम लोग क्या बोलोगे, y इंटरसेप्ट. ये y इंटरसेप्ट मैथ्स में पढ़ा होगा. तो यहां पर y इंटरसेप्ट करोगे तो क्या होगा, ये होगा ना, ये y इंटरसेप्ट, ये u होगा. तो यहां पर क्या बोलोगे, विद y इंटरसेप्ट u. मगर चेक कर लो भाई, कैसे चेक करोगे, स्लोप क्या आ रहा है यहां पर, इसके अकॉर्डिंग m मतलब स्लोप है, मतलब a स्लोप आ रहा है क्या, सही में स्लोप निकालते कैसे हैं, स्लोप निकालते हैं सर y बाय x से. y क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. ये तो एक्सेलरेशन के बराबर है, मतलब सही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. यहां पर देखो, अब बुलेट भाई, बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है. ये वाला सवाल कर लो, इसके ऊपर नीचे कोई भी सवाल आएगा ना आप कर जाओगे. यहां पर देखो एक टावर बना हुआ है, ये टावर बनाओ सबसे पहले तो. ठीक है. ये टावर बना है, कितना, 400 मीटर लंबा है, 400 मीटर लंबा टावर है. ठीक है भाई, 400 मीटर लंबा. इसके ऊपर कोई बंदा चढ़ के क्या करा, इसने बुलेट फायर करी. अब वो बुलेट ऐसे कर करके यहां तक गई. ठीक है, यहां तक गई और फिर वो वापस भी आएगी ना, ये यहां पर वापस है, मतलब गिरी वहीं से, मैंने इसको फालतू इधर एक्सटेंड कर दिया. ठीक है, गिरी वहीं से. 400 मीटर का टावर है, टावर विद स्पीड 80 मीटर पर सेकेंड. अब एक बात बताओ, यहां पर इधर आपको क्या क्या गिवन है, u इज इक्वल टू 80 मीटर पर सेकेंड गिवन है ना. ऊपर जा रही, नीचे से ऊपर गिरती तो g की वैल्यू 10 लेते. अब यहां पर g की वैल्यू क्या लोगे, -10 लोगे. ठीक है. अब यहां पर क्या कर रहा है, आपको हाइट भी नहीं पता. हाँ, मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये भी आपको पता है ना. अब सुनो क्या करना है, हमको निकालना है टाइम, कितना टाइम लगेगा ऊपर से नीचे आने में. तो मेरी बात सुनो, पहले ऊपर से नीचे आने का टाइम, आप पहले डिस्टेंस फाइंड करो. देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस तुमको पता है, तुमको पूरा टाइम चाहिए ना, पूरा टाइम चाहिए. तो पूरा टाइम निकालने के लिए पहले तुमको पूरा डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि देखो v इज इक्वल टू u प्लस at से तो निकलेगा नहीं, तुमको s वाली इक्वेशन लगानी पड़ेगी. अब s वाली इक्वेशन में s डालना पड़ेगा और s पूरा डालना पड़ेगा. तो ये s निकालो, कैसे निकालोगे, देखो तुमको पता है s क्या होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. v कितना दिए रखा है, 0. ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस 80 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय -10. ये कितना हो जाएगा s. ये कितना हो जाएगा 6400 माइनस, ये कितना हो जाएगा 2 -10 सेकेंड्स. ये 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 2 3 6, 320 आ गया है ना. और ये 320 क्या आ गया, 320 आ गया डिस्टेंस, ये वाला ऊपर वाला. तो टोटल डिस्टेंस कितना निकला, टोटल की यदि आप बात करोगे d, तो 400 प्लस 320 कितना हो जाएगा, 4 5 6 7 720 मीटर तुम्हारा टोटल डिस्टेंस आ गया. ठीक है. अब मेरी बात सुनो, अब कोई चीज ऊपर है, अब ऊपर से नीचे गिर रही है, तो अब यहां पर इस पॉइंट पर तो u 0 है ना, यहां u इज इक्वल टू 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अब इसके बाद तुमको क्या फाइंड करना है, u तुम्हारे 0 है, g की वैल्यू कितनी होगी, g की वैल्यू होगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. अब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया. अब टाइम कितना लगेगा, ये हमारे को फाइंड करना है, टाइम कितना चाहिए. डिस्टेंस तुमको कितना दे रखा है, 720. तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. u 0 है, हाफ a चाहिए, a कितना है, अरे भाई s क्यों निकाल रहे हो, तुमको टाइम चाहिए ना. हाँ, टाइम कितना लेगा वही है ना, यहां का टाइम भी हमको निकालना है. सुनो पहली बात तो है ना, ये हाफ आ गया मल्टीप्लाई बाय ये 10 आ गया मल्टीप्लाई बाय t का स्क्वायर. अब यही टाइम तो सर निकालना है, यही टाइम निकालना है. कैसे निकालोगे, s तुम्हारे को पता है 720. ठीक है. ये 0 से 0 कैंसिल, ये 2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 14 144. अरे रुको, हाँ 144 इज इक्वल टू टी का स्क्वायर. तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12. ठीक है. 12 आंसर है क्या, नहीं है. क्यों आंसर नहीं है, क्योंकि भाई आपने ऊपर से नीचे तक का टाइम निकाला है ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक का कौन निकालेगा, ये तो टाइम 2 है ना. कैसे निकालो, निकाल लो. यहां पर क्या करो, v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगाओ, v इज इक्वल टू u प्लस 80. पहली वाली कंडीशन, ये मेरे को पहले ही कर देना था, बाद में कर रहा हूं. v तुम्हारा क्या है, v 0 है, u कितना है, u है 80 है ना, a कितना है -10 है और ये t है. तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8. तो ये 8 और 12 कितना हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. बढ़िया सवाल था ना. अब ये सवाल नहीं आएंगे तो कौन से आएंगे भाई. ठीक है. अब यहां पर देखो, अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन, मतलब एक ट्रेन है, मूव कर रही है. ठीक है. ट्रेन मूव कर रही है, उस बंदे ने कॉइन टॉस करा दैट फॉल्स बिहाइंड हिम, जो कि उसके पीछे गिर गया. इसका मतलब ये जो ट्रेन है वो क्या है, एक वो कॉइन उसने उछाला है ना, तो वो कॉइन पीछे गिरा. क्यों गिरा,
क्योंकि भाई ट्रेन तो आगे बढ़ी ना, ट्रेन एक्सेलरेट करी है, इसलिए एक आध इजी क्वेश्चन डाल दिया ताकि कई लोग क्या होते हैं, मतलब वीक हार्टेड पीपल होते हैं, सेशन छोड़ के भग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखो, अ ड्राइवर ऑफ अ 3-wheeler मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, ओके, u इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर आपको गिवन है, ठीक है। सीज अ चाइल्ड स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, उसने देखा कि एक बच्चा रोड के बीच में खड़ा हुआ है और उसने अपनी व्हीकल को रेस्ट में लेकर आ गया, मतलब v कितना हो गया, 0 हो गया, है ना, इन 4 सेकेंड। तो टाइम कितना है, 4 सेकेंड। बस मैं इसी का वेट कर रहा था कि यदि मेरे को टाइम सेकेंड में दिया हो, मैं इसको काय में चेंज करूंगा, मैं इसको चेंज करूंगा मीटर पर सेकेंड में। 5/18 ये 2 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, u है, ये u है। अब सुनो, द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑफ द व्हीकल, आपको क्या बताना है, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, फिर बताना है द मास, हाँ एवरेज रिटार्डिंग फोर्स बताना है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और मास कितना दे रखा है, 3-wheeler इज 335 kg एंड मास ऑफ द ड्राइवर इज ये। तो भाई पहले तो दोनों का मास प्लस कर लेना, कितना होगा, 400 हो जाएगा, 335 प्लस 65 टोटल मास 400 है। मगर अब आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करोगे, v इज इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है। तो v 0 है, काट दो, है ना, 0 इज इक्वल टू u कितना गिवन है, 10 गिवन है। अब यहां पर a कितना है, a तुम्हारा a ही तो फाइंड करना है तुम्हारे को, a, और t कितना गिवन है, t गिवन है 4, ठीक है। तो अब ये उधर जाएगा, a कितना हो जाएगा, 10/4, ये हो जाएगा 10/4। अब कई लोग बोलेंगे माइनस में है, तो कर दो माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है अभी, ठीक है। तो फोर्स आपका क्या हो जाएगा, 400 मल्टीप्लाई बाय 10/4, मतलब कि यह कैंसिल हो जाएगा और ये 1000 न्यूटन आंसर आ जाएगा। अब भैया यहां नेगेटिव क्यों आया, रिटार्डिंग की बात चल रही है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव, इसलिए आया नेगेटिव। क्लियर है, बिल्कुल। ये वाला क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बढ़िया वाले, ठीक है। क्या बोल रहा है यहां पर, क्वेश्चन आपसे ये पूछने वाला है कि स्विमिंग इज पॉसिबल बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो, हाथ से तुम पानी को पीछे करोगे, पानी तुम्हें आगे फेंकेगा। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। एक क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है, एक क्रिकेट प्लेयर है, कैचेस अ बॉल, एक बॉल को कैच कर रहा है ऑफ मास 0.1 kg, मास कितना गिवन है, 0.1 kg, ओके। मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि u स्पीड कितना 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, इन 0.1 सेकेंड। टाइम कितना दे रखा है, 0.1 सेकेंड, ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड बाय हिम, तो तुम्हारे को फोर्स फाइंड करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, फोर्स कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तुमको 0.1 दे रखा है, अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। तुम्हें क्या दे रखा है, u दे रखा है ना, तो यहां पर -10 लिख दो, t दे रखा है 0.1। मगर v कैसे है यार, क्या बोल रहा है, कैच कर रहा है, कैच करने के बाद तो बॉल रेस्ट में आएगी ना, मतलब v तुम्हारा 0 है, यहां पर ये 0 हो जाएगा, तो ये 0, तो a कितना हो जाएगा, -10/0.1, ठीक है। तो ये पॉइंट हटेगा, तो यहां पर एक 0 यहां पर एक्स्ट्रा लगेगा, तो ये -100 आपका क्या आ गया, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब आप खुद निकालो फोर्स कितना निकलेगा, यहां पर लिखो आप 100, ठीक है। रुकना एक मिनट, u है 10 और b है 0, v माइनस u, तो 10, बिल्कुल सही बात है ना। ये कितना आ गया, ये हटाओ, ये कितना आ जाएगा 10 और ये आ गया 10। अब सुनो, यहां पर ना मेरे को -10, अब ये 10 न्यूटन लिखा हुआ है, ठीक है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, क्यों, क्योंकि भाई -10 आएगा ना, इसलिए। अब ये क्वेश्चन क्या सिखा कर गया, फिजिक्स में साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, साइन भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, एक बॉडी यदि 3 kg के मास से मूव कर रही है, मास कितना गिवन है 3 kg, और वेलोसिटी कितना है, उस वेलोसिटी दे रखी है 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम होता है p इज इक्वल टू mv, ठीक है। ये होना चाहिए मास में और ये होना चाहिए मीटर पर सेकेंड में, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 500, है ना, मगर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में करना है, तो क्या करेंगे भाई, 100 से डिवाइड कर दे, तो ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 15, यहां मैं 15 लिखना भूल गया, यहां 15 आता, तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये वर्क डन के सारे कंसेप्ट क्लियर करा के जाएगा। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट प्रीवियस क्वेश्चन में पूछी हुई है, मैंने और एक्स्ट्रा स्टेटमेंट यहां पर ऐड कर दी है। The work done in pulling the mass m is when a mass is dragged by a pulley on a horizontal plane by a force anti-parallel to the displacement, मतलब कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो इस डायरेक्शन में रहा है, मतलब एंटी पैरेलल। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तुमको पता है ये क्या होता है, वर्क डन एफ एस कॉस थीटा, और एफ एस कॉस थीटा 180 डिग्री नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव बोल रहा है क्या, बिल्कुल, तो पहली स्टेटमेंट सही है। द वर्क डन बाय द हॉर्स पुलिंग अ कार्ट, मतलब घोड़ा है, घोड़ा इधर फोर्स लगाएगा, कार्ट इसी डायरेक्शन में मूव होगा, मतलब कि 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री पॉजिटिव होगा, 1 होता है, तो ये पॉजिटिव है, बिल्कुल ये भी सही है। वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी,
है ना। व्हेन द बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, कोई बॉल भाई ऊपर फेंकी है ना, फोर्स कहां लगा, ऊपर, मगर ग्रेविटी तो नीचे खींचेगी, डिस्प्लेसमेंट नीचे लगेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऊपर लगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ, मगर फोर्स तो ग्रेविटी लगा रही है, मतलब नीचे, है ना, फोर्स नीचे लग रहा है, तो एंटी पैरेलल है, मतलब नेगेटिव, ये भी सही है। तो कितनी स्टेटमेंट सही है, 3 स्टेटमेंट सही, ठीक है। अब यहां पर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर कौन सा है। तो सबसे बड़ा होता है भाई 1 किलोवाट आवर, ठीक है, फिर उससे छोटा है 1 कैलोरी, फिर उससे छोटा है 1 जूल, फिर उससे छोटा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देख लो कौन सा है भाई, ये वाला है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। अब यहां पर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली शोइंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये बढ़िया है। डायनामो, देखो जो मोटर है ना, मोटर का काम क्या है, इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल में चेंज करना, जस्ट ऑपोजिट काम है डायनामो का, मतलब इसका काम है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक में चेंज करना, तो ये तो गलत है भाई, है ना। स्पीकर का काम क्या है, स्पीकर का काम है इलेक्ट्रिसिटी को साउंड एनर्जी में चेंज करना, जस्ट ऑपोजिट काम माइक्रोफोन का है, मतलब साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक में चेंज करना, तो ये वाला सही, ठीक है, ये वाला सही है। अब आगे बढ़े, यहां पर देखो, टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन, हमको बताना है सही स्टेटमेंट कौन सी है। यहां पर मेरे को ऐसे भी लिख देना था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तुमको बस इतना पढ़ाया जाता है ना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज रिमेन्स द सेम, बिल्कुल सही है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सही है। एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है, कन्वर्ट ही होगी, लॉस नहीं होगी, तो ये भी सही है। ऑल दी स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ कार, ठीक है, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ कार व्हेन मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड, कैसे मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड के साथ, तो यू आपको कितना दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कितना 5 मीटर है, तो यहां पर डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना दे रखा है 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर वो जाएगी। इफ द स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, अब उसने स्पीड कितना कर दिया भाई, अब उसने स्पीड कर दिया घुमा के 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। अब बता रहा है मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा। तो मेरी बात सुनो, स्टॉपिंग डिस्टेंस यदि तुम लगा रहे हो तो गाड़ी को रोक रहे हो, मतलब फाइनल वेलोसिटी तो 0 मीटर पर सेकेंड होगी ना, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v कितना है, 0 है, कट कर दो, ये 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय a निकालना है, मल्टीप्लाई बाय ये 5 5 जा 25, तो a कितना हो जाएगा -5/2, ये आ गया a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये a आ गया। अब तुमको ये u की वैल्यू है ना, अब वो तो सेम चीज तुमको यहां पर सेकंड वाले केस में भी तुम्हारा क्या है v0 रहेगा, क्योंकि स्टॉपिंग डिस्टेंस उधर भी है ना। तो अब वापस से तुम ये लगाओ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है, v0 है, u तुम्हारा कितना है 10, तुम्हारे को फाइंड क्या करना है, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये कितना है -10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब ये a है, a की वैल्यू कितनी आ रखी है -5/2 मल्टीप्लाई बाय ये s फाइंड करना है। तो अब क्या करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ये 2 से 2 कैंसिल, अपॉन नीचे 5 इज इक्वल टू s, 5 2 जा 10, मतलब कि 20 तुम्हारा स्टॉपिंग डिस्टेंस आ गया, 20 मीटर इज द करेक्ट। बढ़िया सवाल है, हाई प्रोबेबिलिटी आने के, ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी आने के, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब यहां पर देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फोर्स रिफर्स टू चेंज इन मोमेंटम। किसने कहा भाई, सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़ा क्या, किसने कहा, है ना, ऐसा नहीं है, फोर्स रिफर्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, तुमने ये पढ़ा होगा ना, F इज इक्वल टू mv माइनस यू अपॉन टी, ये पढ़ा है, रेट ऑफ, ये कैसे आया, ये ऐसे आया P2 माइनस P1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसे आया, ऐसे ही आया ना, mv माइनस mu, ऐसे पढ़ा होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इंपल्स रिफर्स टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, गलत, ये भाई ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि इंपल्स को कहा जाता है चेंज इन मोमेंटम और फोर्स को कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। द एसआई यूनिट ऑफ इंपल्स इज न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, ये पर नहीं है, ये न्यूटन सेकेंड है, ऐसे लिखेंगे इसको न्यूटन सेकेंड, ये है क्या, बिल्कुल है। तो कितनी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो 1 and 2 सही नहीं है, बोथ 1 and 2 सही नहीं है, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोर क्विकर द वर्क इज डन पावर विल बी रिक्वायर्ड मोर। जितना जल्दी वर्क डन होगा, जितना जल्दी वर्क डन होगा ना, उतनी ज्यादा पावर लगेगी, बिल्कुल सही बात है। 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, 1 हार्स पावर जो होता है ये क्या 76 वॉट के बराबर होता है, बिल्कुल होता है। जूल पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ पावर, नहीं सर, पावर की यूनिट तो क्या होती है, पावर की यूनिट तो वर्क डन अपॉन टाइम, तो इसकी तो वॉट होती है। अरे कैसे, वर्क डन की जूल है और इसकी एस है, तो ये जूल पर सेकंड हो गई। तो कितनी स्टेटमेंट सही है, 3 स्टेटमेंट सही है,
ठीक है। यहां पर क्या बोल रहा था, पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास ऑफ 8 kg, तुम्हारे को मास दे रखा है कितना, 8 kg, ठीक है सर, मास 8 kg गिवन है, अप अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, ठीक है, एस गिवन है 4 मीटर, ठीक है, इन 2 सेकेंड उठा रहे हो, टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकेंड, ठीक है। अब सुनो, अब क्या बोल रहा है, इस पावर बताना है हमको, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन को एनर्जी भी बोलते हैं, तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, उठा रहे हो तो mgh पोटेंशियल एनर्जी, मास है 8, ग्रेविटी उठा रहे हो ऊपर तो नेगेटिव होगी -10, हाइट कितनी है 4 है, और टाइम कितना है 2 है, 2 2 जा 4, ये 80 मल्टीप्लाई बाय 2 160, भले ही नेगेटिव में है मगर लगा दो आप ये, ठीक है। समझ में आया, बिल्कुल सर समझ में आ गया। द टोटल कॉस्ट ऑफ द कंजम्पशन, ये दिमाग के पूरे तार खोल देगा सवाल, बढ़िया सवाल बना है भाई। यदि तुमसे कंजम्पशन के ऊपर क्वेश्चन आया ना, चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, इससे कठिन सवाल आ ही नहीं सकता, इससे कठिन सवाल नहीं, सारी कंडीशन कर दी, काय से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, सुनो। द टोटल कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना होगा जब 8 बल्ब 100 वॉट का एक है, मतलब पावर आपको कितनी दे रखी है, एक की 100 वॉट, 20 घंटे चल रहा है, टाइम कितना दे रखा है 20 आवर। इफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट, एक यूनिट की कॉस्ट इतनी है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, सुनो। तो पहले एनर्जी फाइंड करो, टोटल एनर्जी कितनी लगी है ना, टोटल यूनिट, तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरी बात सुनो, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है, तो वर्क डन को अपन एनर्जी भी लिख देते हैं, तो ये एनर्जी क्या हो जाएगी, पावर इंटू टाइम। ये यहां पर गॉडफादर फॉर्मूला है जो कि इन सवालों में यूज होता है, दिमाग में रखना। अब मेरी बात सुनो, हमको किलोवाट, हमको पता है कि 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट होती है, पूरी दुनिया जानती है। तो जो पावर जो एनर्जी निकालोगे वो किलोवाट आवर में निकालो तो बेटर रहेगा। तो ये किलोवाट आवर में कैसे निकलेगी, जब पावर तुम इसमें किलोवाट में पुट करोगे और जब टाइम तुम इसमें आर में पुट करोगे, ठीक है। तो अब सुनो मेरी बात, एनर्जी कितनी होगी, है ना, पावर 100 वॉट है, तो वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से डिवाइड कर दें, बिल्कुल। अब टाइम तुम्हें तो आर में गिवन है, तो ये 20 हो जाएगा, है ना, ये तो 20 हो जाएगा। अब ये निकल गया, ये 2 से 2 जीरो कैंसिल, 1 से ये कैंसिल, तो एनर्जी कितनी आ गई यहां पर 2 किलोवाट आवर, 2 किलोवाट आवर, मगर ये एक बल्ब की है, ये कितने, एक बल्ब की है ना, हमको 8 बल्ब की चाहिए, तो 8 बल्ब की कितनी हो जाएगी, 8 बल्ब की हो जाएगी कितनी, 16 किलोवाट आवर, ठीक है, 16 किलोवाट आवर। अब एक 16 किलोवाट आवर, अब सुनना मेरी बात, अब गलती से यहां पर ऐसा बोल देता ना 30 डेज, है ना, चाहता तो मैं एड ऑन कर देता और भी कॉम्प्लेक्स सवाल हो जाता, ठीक है, 30 डेज फॉर 30 डेज, तो इसका मल्टीप्लाई फिर 30 से भी होता, ठीक है। मगर यहां पर देखो कितना लिखा है, 2 पर यूनिट, तो 2 से इसका मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 32 रुपए हो जाएगा, तो 32 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहां पर सर ये 2 इतने बड़े बड़े ऑप्शन क्यों, कई लोग 1000 से डिवाइड करना भूल जाएंगे मेरी जान, वो नहीं करेंगे वो डिवाइड, वो सीधा अपना जोशी जोश में भारत माता की जय करते हुए वो सीधा कर देंगे, और एक गलत ऑप्शन उनको वहीं पर वेट कर रहा होगा। ये फिजिक्स में मैंने यूजुअली देखा, ये चीजें होती हैं, आप भी देखना, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में आपको रेजिस्टेंस बताना है। तो यहां पर ये जो कॉमन पॉइंट दिख रहा है तुमको, ये भाई मैंने देखा कि ये जो पॉइंट है यहां पर, ये वाला ये भी आर जा रहा है, यहां पर भी ये भी, तो मैं एक काम करता हूं, पहले तो इनको कलर डिवाइड कर देता हूं। ये ऑरेंज वाला है, ठीक है, ये ग्रीन वाला है, ठीक है, ये येलो वाला है, ठीक है, और ये कौन सा वाला है, रॉयल ब्लू लेते हैं, फेवरेट कलर मेरा नहीं, ठीक है, यहां पर ये ब्लू वाला है। अब सुनो मेरी बात, अब अपने को क्या करना है, अपने को निकालना है रेजिस्टेंस, ठीक है, कुछ मत करो, ये जो जिस पॉइंट से ये अलग अलग जगह जा रही है ना, ये जो पॉइंट है कौन सा, पहले इसको ये जो पॉइंट है इसको लेट करो तुम x, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, है ना, एक मतलब ऐसा माना जाता है कि यदि बीच में कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट नहीं आ रहा, कोई भी मतलब कोई भी कुछ भी बोल दो, या रेजिस्टर्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, एमीटर वोल्ट मीटर नहीं आ रहा है, तो सेम तुम्हारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे, मतलब मैं, तुम समझो मेरी बात को, कि जैसे यहां पर तुम्हारा एक पॉइंट ए है, ठीक है, ये ए है ना, यहां पर ये है, ये एक रेजिस्टर ये लग गया, ठीक है, और एक ये ऐसा करके, तो यहां पर एक पॉइंट बी है, ठीक है, और यहां पर कहां चला गया, ऐसा करके इधर। तो अभी एक बात बताओ, यहां पर अपन लेट कर रहे हैं, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है और यहां पर v, ठीक है, 0 और एक जगह v, है ना। तो यहां पर आप खुद देखो, यहां पर 0 है, तो यहां पर आगे रजिस्टर आ गया, यहां नहीं रहेगा, यहां भी आ गया, मगर इस पॉइंट पर कुछ नहीं है, तो यहां पर भी 0 रहेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो इसके हिसाब से अपन क्या करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो,
ये जो डायग्राम है, तुमने क्या करा, ए को तुमने कितना कर लिया, ए के पास कितना है, ए के पास है वी, है ना, और यहां पर है 0, तो यहां पर भी 0 होगा, यहां पर गए, यहां पर गए, यहां पर भी कुछ नहीं है ना, तो यहां पर भी 0 है, यहां पर भी कुछ नहीं है, यहां पर भी कुछ नहीं है ना, यहां जाओगे तो दिक्कत है, आगे जाओगे तो रजिस्टर है। तो अब मेरी बात सुनो, जो नीला वाला आ रहा है, ये जो नीला वाला रजिस्टर आ रहा है, ध्यान से सुनना, ये किन दो के बीच में आ रहा है, ये सर x और v के बीच में आ रहा है, x और v के बीच में आ रहा है। तो अब क्या करो, ये x और v के बीच में नीले वाले को ड्रॉ कर दो ना, ऊपर ड्रॉ करें और ऊपर यहां पर देखो, ये है ना, ये x है ना, और ये क्या है, ये v है। अब खुद बात सुनो, ये पीला जो ऑरेंज वाला है, ये किसके बीच में आ रहा है, ये 0 और x के बीच में आ रहा है, ठीक है, 0 और x के बीच में। अब 0 और x कहां पर लो, ये लो, यहां पर 0 कर लो, ज्यादा ही है तो। अच्छा तुमको डायरेक्शन चाहिए तो यहां कर लो, ये v है और 0 है ना। अब कौन सा ऑरेंज वाला देख रहे हैं, ये किसके बीच में आ रहा है, 0, ऑरेंज वाला कर रहे हैं, ये 0 और x के बीच में, ये 0 है, ये ऐसा करा, और ये इसके बीच में 0 और x के बीच में ये 0 है। अब क्या बोल रहा है, अब ग्रीन वाला देखो, ग्रीन वाला किसके बीच में आ रहा है, 0 और x के बीच में वापस से, इसलिए मैंने इसको ऊपर लिखा था, ये 0 और x के बीच में। अब पीला वाला किसके बीच में आ रहा है, पीला वाला है 0 और x के बीच में, तो ये पीला वाला भी 0 है और x के बीच में। सारे हो गए, 4 हो गए भाई। ये क्या बन गया, ये तो बहुत आसान सर्किट बन गया, तुमको क्लियरली दिख रहा होगा। ये इसका भी आर है, इसका भी आर है, इसका भी आर है, तीनों को सॉल्व करोगे क्या होगा, 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r 3/r हो जाएगा। तो तुम्हारा r डैश यहां से कितना जाएगा, r/3, और इसका तो r है, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, r/3 प्लस r, 4r/3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बस ये देखना है कहां पर चेंज हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है द लीस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम एंड 100 ओम क्या होगा। सुनो, सबसे कम पहली बात तो लीस्ट रेजिस्टेंस मतलब कि मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस पता चलता है पैरेलल में, जब सारे के सारे पैरेलल में कनेक्ट होंगे ना तब सबसे कम रेजिस्टेंस मिलेगा, और जब ये पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ना वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होगा। अब क्या 100 से छोटा होगा, अरे भाई 100 छोड़, वो 1 से भी छोटा होगा, ठीक है, वो 1 से भी छोटा होगा, है ना। एक काम करो, है ना, इसको करो तुम 10, 1 मत करो, इसको 10 करो, ठीक है। ये ना 2 से भी छोटा होगा, ये 2 से भी छोटा होगा, तो यहां पर जो लीस्ट रेजिस्टेंस है वो कितना होगा पता, लेस देन 2। क्लियर है, लेस देन 2। चलो अब आगे बढ़े, बिल्कुल सर आगे बढ़ते हैं। द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स और इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ अलॉय रादर देन अ प्योर मेटल। जो प्रेस वगैरह होती हैं, टोस्टर्स होते हैं, इनकी जो कॉइल है वो अलॉय से बनाई जाती है रादर देन प्योर मेटल। ओके, अलॉय की हायर रेजिस्टिविटी होती है देन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल एंड दे डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली, दोनों सही है, ठीक है। अब ऐसे करके लगा दोगे, एक एक वर्ड मैटिकुलसली रीड करना है, यू गॉट टू रीड ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड इफ द क्वेश्चन इज ऑफ असर्शन इन रीजन वेरी मैटिकुलसली। आखिरी में क्या लिखा है, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। डू अलॉयज हैव लो मेल्टिंग पॉइंट? नॉट एट ऑल, दे डू हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई होता है, तो ये गलत है। और जैसे ही असर्शन और रीजन में एक स्टेटमेंट गलत मिली तो आखिरी के 2 ऑप्शन में से कोई ना कोई आंसर होगा। रीजन रॉन्ग है ना, तुम्हारा रीजन रॉन्ग है, आर इज फॉल्स, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब आगे बढ़े। ये क्वेश्चन तो भाई देखो, ये ऐसा है क्वेश्चन और ये उसका एग्जीक्यूशन दिया है कि इसको एग्जीक्यूट करके कैसा पूछता है एमडी। देखो, हाउ मच मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड इफ द करंट इज डबल। तो करंट डबल कर दिया तो कितना तुमको पता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT, है ना। तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये डबल करा तो ये भी डबल हो जाएगा। गलत भाई, I की जगह 2I करा है तो ये पूरे का स्क्वायर होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 4I स्क्वायर RT, तो 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा ना कि 2 गुना। तो यहां पर 2000 जूल है ना, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, कैसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 8000 जूल आंसर आएगा, ठीक है। ये वाला, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 2 रेजिस्टर्स हैं R1 एंड R2 अरेंज्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। R1 एंड R2, एक R1 है और एक R2 है। ओके सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं। इन एन इलेक्ट्रिकल क्लोज सर्किट आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम थिकनेस, मतलब सेम थिकनेस से मिलकर बने हुए हैं, मतलब इनका एरिया जो इसका A है इसका भी A है। इफ द लेंथ ऑफ R2 इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ R1, मतलब इसकी L है तो इसकी 2L है, ठीक है। इफ द R2 की लेंथ 2 गुनी है इससे, तो अब हमको क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, इन दोनों का निकालना है, और ये दोनों पैरेलल में, तो ये दोनों पैरेलल में, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1
प्लस 1/R2, ये तो हमको पता है। मगर एक बात बताओ, आपको पता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A होता है, ये पता है, बिल्कुल पता है। तो यहां पर यदि आप R2 की बात करोगे तो ये दो गुना ज्यादा हो जाएगा ना R1 से। खुद सोचो, R1 से 2 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो आप सीधे क्या लिखो, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ R1। 2 गुना बढ़ गया या R1 से, क्योंकि ये जो रो L अपॉन A ये तो तुम्हारा R1 था ना, 2 गुना बढ़ गया। तो 1/R1 कॉमन लो, 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा। तो 1/R इज इक्वल टू 3/2R1। तो ये क्या हो जाएगा, 2R1 इज इक्वल टू 3R, है ना। तो 2R1 इज इक्वल टू 3R, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, इफ n रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस R आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, ये एक ये है ना, एक ये है, एक ये है, ठीक है, एक ये है, और ऐसे कर करके इनफाइनाइट, ठीक है, और रेजिस्टेंस R है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता क्या होगा, सभी का सेम रेजिस्टेंस है, उसको ऊपर लिखो और जितने हैं उससे डिवाइड कर दो, R अपॉन N, बात खत्म। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, भैया ऐसा क्या खास है जो आपने ये वाला क्वेश्चन डाला है। बेटा यहां पर ऐसा क्वेश्चन डाला है ना, जो आप गलती करोगे मैं गलती करके बताऊं, बिल्कुल सर करके बताओ। देखो ये मैं बताता हूं तुम्हारे को, तुम्हें क्लियरली गिवन है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है रेटेड एट 220 वोल्ट। गलती अपन कहां लिखते हैं, नीचे लिखते हैं पहले, ठीक है, गलती यहां लिखते हैं। तुमको कितना दे रखा है, इट इज रेटेड एट पावर, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है कितना, 220 वोल्ट, है ना। जो गिवन है वो यहां लिखो 220 वोल्ट, ठीक है, और पावर दे रखी है 80 वॉट। ठीक है, जब सेम को आपने ऑपरेट करा, सेम ही को ऑपरेट करा 110 वोल्ट पर, तो पावर क्या होगी। ठीक है, अब देखो मैं गलती वाला बता रहा हूं तुम्हारे को, ठीक है। तुमको पता है पावर इज इक्वल टू VI होता है, तो तुमने क्या करा, यहां से I किसके बराबर हो जाएगा, P अपॉन V इज इक्वल टू I, है ना। P अपॉन V इज इक्वल टू I, P कितना गिवन है 80 अपॉन 22, है ना, अपॉन ये क्या हो गया I, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो गया 2 4 8, ये 4/11। अब तुम क्या करो, I की वैल्यू मिल गई, अब वापस से P इज इक्वल टू VI, अब V की वैल्यू 110 मल्टीप्लाई बाय 4/11, है ना, 11 1 से 11, और ये कितना आ गया 40 वोल्ट। ठीक है, और ये गलत है, क्यों गलत है ये मैं बता रहा हूं। चेंज काय में आया है, पोटेंशियल डिफरेंस में। इफ देयर इज चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस, इफ देयर इज चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस, डेफिनेटली देयर विल बी द चेंज इन द करंट। व्हाई भाई, ओम्स लॉ पढ़ तो लिया है, कभी जीवन में उसको अप्लाई करा है तुमने, हाँ पढ़ा है कि नहीं ये चीज, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना। V में चेंज आया तो करंट भी भाई तेरा चेंज होगा ना। तो फिर यहां करंट जो यहां था वो यहां कैसे करा, करंट को तूने कांस्टेंट कैसे कर दिया। तो भैया ऐसी कौन सी चीज है फिर यहां पर लेते हो, कांस्टेंट अपन क्या लेते हैं, R लेते हैं ना। R को जब ओम्स लॉ लगाते हैं तब क्या बोलते हैं, R इज कांस्टेंट। तो फिर ये फॉर्मूला लगाओ ही मत, क्या करो, P इज इक्वल टू V स्क्वायर R लगाना मेरे भाई, ये लगा कर देख तू, अब भी आंसर आता है। P कितना है, P 80 है ना। V स्क्वायर मतलब 220 मल्टीप्लाई बाय 220 अपॉन R, मतलब कि ये 80 यहां पर लिख दें और R वहां पर लिख देते हैं ना, 80 यहां पर और R यहां पर, तो ये कैंसिल कर दिया, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, है ना, 2 2 जा 4, 1 1 0, है ना, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ये कितना हो जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 और 5 10, 605 आ गया R। अब ये 605 को वापस से डालो, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, तो V कितना है वापस से 220 मल्टीप्लाई बाय 220, अरे भाई 110 सॉरी, है ना, 110 यहां पर करते हैं, 110 मल्टीप्लाई बाय 110 अपॉन R की वैल्यू कितनी है 605 आपने निकाली। सॉल्व करो, देखो कैसे करें, 5 से करते हैं, 5 2 1, है ना, 2 2, है ना। अब 11 से होगा, 11 11, है ना, ये 2 बार, ठीक है। अब ये 11 फिर 1 बार, कितना आया 20 आया, आंसर में फर्क आया कि नहीं, और 20 वोट इससे करेक्ट आंसर। ये है भाई, ये कंसेप्ट को एग्जीक्यूट करने का तरीका है, ठीक है, जो कि आपको सीखना चाहिए, ये ज्यादा एनडीए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं स्टूडेंट से हमेशा बोलता हूं कि कंसेप्ट और जो अप्रोच और क्वेश्चन को डिकोड करने के तरीके के ऊपर ज्यादा फोकस। अब ये तुम सोच रहे होगे ये सवाल क्यों लेकर आया भाई, एनडीए 1 2024 में अभी के पेपर को कठिन बोल रहे हो, एनडीए 1 2024 में सवाल पता क्या दे रखा था, करंट गिवन है, चार्ज निकालना है और टाइम गिवन है, ऐसे ये वाहियात सवाल दे रखे हैं। मैंने कहा मैं थोड़ा सा एडवांस कर देता हूं, आगे कुछ आ जाए तो। देखो यहां पर करंट तुमको क्या गिवन है,
150 मिली एम्पियर। मैं मगर दुनिया काय के ऊपर फोकस करेगी भैया, वो जो इनफाइनाइट सीरीज दी है वो कैसे होगी, वो भी खैर वो भी करवा रखी है यूट्यूब पर, ठीक है, मगर इसके ऊपर ध्यान, इसमें भले ही गलती करती। अब ये सवाल करेंगे तो पता क्या कर देंगे, टाइम तुम्हारे को कितना दे रखा है, टाइम 2 मिनट दे रखा है, ठीक है, 2 मिनट मतलब कि 120 सेकेंड। अब अमाउंट ऑफ चार्ज I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो Q इज इक्वल टू आई टी, ठीक है, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 120 कर देंगे। मगर भाई 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर होता है, याद रखना। तो अब इसको कैसे करोगे, 150 डिवाइडेड बाय 1000 कर देना, मल्टीप्लाई बाय 120, ये अब आंसर आएगा। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 बार, ये 3 बार, ये 6 बार, 18 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 18 कूलम। इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। अब ये वाला देखो, 2 बल्ब्स आर रेटेड, 2 बल्ब जलाए जा रहे हैं भाई, है ना, एक कितना है 40, ये P है और ये V दिया है, यहां पर भी P, यहां पर भी V। द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस, उनके रेजिस्टेंस का रेशियो हमको बताना है। रेजिस्टेंस का रेशियो कैसे बताएंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ, कैसे बताएंगे रेजिस्टेंस का रेशियो। P अपने को रेजिस्टेंस का रेशियो चाहिए है, तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R होता है, ठीक है, तो R इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा। तो पहले वाले में क्या है, V स्क्वायर अपॉन P, है ना। तो पहली बात तो सुनो, मूर्ख ही होगा जो यहां पर V की वैल्यू पुट करेगा, क्योंकि V तो सेम है ना, तो पुट मत कर, कैंसिल हो जाएगा। V स्क्वायर अपॉन 40 होल अपॉन V स्क्वायर अपॉन 60, तो ये V से V, ये तरीका है, मैं क्या बोल रहा हूं, तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल तो हो जाते हैं, हो जाते रहेंगे। 60 अपॉन 40 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 3 अपॉन 2, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखो, अ कॉइल इन द हीटर कंज्यूम्स पावर P, ठीक है, कॉइल इन द हीटर कंज्यूम्स पावर P ऑन पासिंग करंट, इफ इट कट इनटू हाफ्स एंड जॉइन इन पैरेलल इट विल कंज्यूम पावर। अब कितने हाफ्स में कट करा भाई, इसको 2 हाफ कर दें, चलो 2 कर देते हैं, ठीक है, 2 हाफ कर देते हैं। यदि उसको 2 हाफ में कट कर दिया तो फिर कितनी पावर करेगा, तो देखो पावर करना है हमको, ठीक है। Coil in the heater consumes power P if cut into and joined parallel. If it cut into 2 halves and joined in parallel, parallelly join कर दिया तो फिर क्या होगा। तो एक बात सुनो, पावर P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R होता है, ठीक है, तो पक्की बात है रेजिस्टेंस में फर्क आएगा, ठीक है। यदि आपने उसको 2 हाफ में कट करा है, ठीक है, तो और पैरेलली लगा रहे हो आप, ठीक है। A coil in the heater consumes power P on passing current if it is cut into 2 half, यदि 2 हाफ में कट कर दिया है और उसको पैरेलली ज्वाइन कर दिया है ना, तो पहले वाला इट विल कंज्यूम पावर, कितनी पावर कंज्यूम करेगा, तो पुरानी वाली तो P थी, अब नई वाली अपने को देखना है, तो नई वाली के लिए कितना करा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, ऐसा मतलब, ठीक है। और 2 हाफ में आपने उसको तोड़ा है ना, तो हाफ हो जाएगा वो, इट विल कंज्यूम पावर, 1 मिनट रुकना, इफ इट इज कट इनटू 2 हाफ, 2 हाफ में तुमने उसको तोड़ दिया है, ठीक है भाई। 2 हाफ में तोड़ने के बाद उसका रेजिस्टेंस आधा होगा, तो ये 2 अपॉन R हो जाएगा, और R कितना हो जाएगा, R अपॉन 2, ठीक है सर, इतना समझ में आ गया, R अपॉन 2 हो गया। अब ये यदि R अपॉन 2 हो गया तो नया पावर क्या आ जाएगी, V स्क्वायर अपॉन R अपॉन 2, ये ऊपर चला जाएगा, पावर इज इक्वल टू 2 V स्क्वायर अपॉन R, तो कितना आ गया, पुराने वाले पावर से 2 गुना आ गया, 2 गुना ज्यादा आया, बिल्कुल सर 2 गुना ज्यादा आ गया, तो ये 2 टाइम्स ऑफ P, ठीक है, बहुत आसान है। R करा और उसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दी। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बढ़िया सवाल है, मजेदार सवाल है। 2 कंडक्टिंग वायर हैं, सेम मटेरियल, इक्वल लेंथ, इक्वल डायमीटर, पहले सीरीज में कनेक्ट करे फिर पैरेलल कनेक्ट करे सर्किट में, अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, V सेम है, ठीक है, V सेम है। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस, तो हीट प्रोड्यूस पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है, इसको हीट भी लिख सकते हैं, एनर्जी है, तो हीट इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम हो जाएगा, या फिर ठीक है, ये हो गया पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब पहले सीरीज, अब ये पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन RT, ये हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले क्या बोल रहा है, एट फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले जब सीरीज में कनेक्ट होंगे, दोनों की इक्वल लेंथ है, इक्वल डायमीटर है, जब सीरीज में कनेक्ट करोगे तब क्या ये वाला सीन रहेगा, एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल, अब पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो क्या हाफ होगा, कॉमन सेंस से लगाओ, देखो 2 सेम मटेरियल है ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल डायमीटर, ठीक है, दोनों का R है। अब यदि तुम लगाओगे R है, दोनों को तुमने सीरीज में कनेक्ट करा,
तो सीरीज में कनेक्ट करोगे तो आर हो गया, ठीक है। अब प्रोड्यूस्ड इन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करोगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, है ना। मगर क्योंकि सेम है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r, ये कितना हो जाएगा 2/r, ठीक है। तो जो एक्चुअली r है वो तुम्हारा r/2 आ जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं r/2 आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये पुराना वाला था। अब यहां पर क्या हो जाएगा h2v²/r/2 और ये t से t कैंसिल, ठीक है। और ये 2 है, ये इधर r यहां पर आ जाएगा, ठीक है। r यहां पर आ जाएगा, ये 2 यहां पर आ जाएगा, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको समझ में आएगा कि 1:2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 1:2 इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन है कैन बी डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अरे यार ये जितने भी सवाल आते हैं ना, इसका एक सीधा फंडा याद करो, राइट से शुरू करना, लेफ्ट फिर राइट। पहले आएगा मैक्सवेल, फिर आएगा फ्लेमिंग, फिर आएगा फ्लेमिंग। तो इंड्यूस्ड करंट सबसे आखिरी में आता है ना, इंड्यूस्ड, है ना। ये बताता है फोर्स और ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इंड्यूस्ड करंट कौन बताता है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ये बिल्कुल सही है। फोर्स एक्सर्टेड बाय कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमाइंड बाय मैक्सवेल, मैक्सवेल नहीं भाई, फोर्स बताता है कौन, फ्लेमिंग का राइट हैंड, ये गलत है। तो कितनी स्टेटमेंट सही है, ओनली 1 इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रेड वायर इज द लाइव वायर, रेड वायर एक लाइव वायर है, विच हैज 220 वोल्ट पोटेंशियल एंड 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। भाई देखो वोल्ट तो सही है मगर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है ना कि 100 हर्ट्ज की। ब्लैक वायर न्यूट्रल वायर है 0 पोटेंशियल बट ट्रेमेंडस फ्रीक्वेंसी, गलत, फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जब यहां है तो यहां क्यों की, कितने करेक्ट है, नन, एक भी करेक्ट नहीं है। यहां पर क्या पूछ रहा है, एमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, गलत, क्योंकि ये क्या करता है, मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द करंट इन द सर्किट, गलत, क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या करता है, डिटेक्ट करता है प्रेजेंस को। अब यहां पर एक और मैं क्या लिख देता पता, मोटर इज यूज्ड टू जनरेट करंट, वो सॉरी जनरेटर करंट जनरेट करता है, तो वो भी हो जाता है। मतलब करंट के अलग अलग 3, करंट की प्रेजेंस कौन कर रहा है चेक, करंट को मेजर कौन कर रहा है, करंट को जनरेट कौन कर रहा है, सब अलग अलग है। फ्यूज, एमीटर, गैल्वेनोमीटर सीरीज में लगाए जाते हैं, बिल्कुल लगाए जाते हैं। तो इसमें से गलत कौन कौन से, 2 और 1 आर गलत। यहां पर देखो, स्लिप रिंग्स आर यूज्ड इन एसी जनरेटर एज कम्यूटेटर, कम्यूटेटर का काम है डायरेक्शन चेंज करना, बिल्कुल सही है। स्प्लिट रिंग्स आर यूज्ड इन डीसी जनरेटर एज कम्यूटेटर, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करता है, बिल्कुल, ठीक है। यहां पर करंट इंड्यूस्ड होता है और करंट जनरेट होता है, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ओवरलोडिंग टेक्स प्लेस व्हेन द लाइव वायर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद न्यूट्रल वायर। देखो भाई, एक लाइव वायर है, ठीक है, ये लाइव वायर है, और एक न्यूट्रल वायर है, ये काला वाला। जब दोनों कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे ना, तब पता क्या होगा, तब होगा शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तब क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, तब शॉर्ट सर्किट होगा, तब ओवरलोडिंग नहीं होगा, ये गलत है। ड्यू टू ओवरलोडिंग रेजिस्टेंस ऑफ द वायर गेट्स ऑलमोस्ट 0, जिसकी वजह से बहुत करंट फ्लो, ये कंडीशन शॉर्ट सर्किट की है। जब शॉर्ट सर्किट होगा, रेजिस्टेंस 0 और खूब करंट फ्लो करने लगता है, तो ये वाली भी गलत है। तो कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, नन, ठीक है। अब आगे देखो, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स, स्टेडी करंट I, ठीक है, ठीक है। अ मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज 0.1 टेस्ला, मतलब मैग्नेटिक इतना दी है ना, B इतना दे रखा है। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल्ड एंड रेडियस इज, यदि पता इतना दे रखा होता, नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल, तो मैं सीधे इसका मल्टीप्लाई 2 से कर देता, क्योंकि मेरे को पता है मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, मगर इसने R भी दे दिया। अब पता क्या होगा, B इज इक्वल टू μ0 NI/2R, ये वाला फॉर्मूला पड़ा होगा। तो N का क्या, अब इसने क्या बोला, नंबर ऑफ टर्न, जो टर्न्स है ना, T टर्न होगा भाई, ये TURN, टर्न डबल कर दिए, तो ये मल्टीप्लाई 2 है, और ये कितना हो जाएगा, R/2, तो ये ऊपर जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो इससे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.4 टेस्ला इज द आंसर, ठीक है। ये नई मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब यहां पर देखो, पेंडुलम क्लॉक, पेंडुलम के सवाल ट्रेंडिंग में है, ठीक है, ये पढ़ो। क्या बोल रहा है कि एक पेंडुलम क्लॉक है जिसको एक हाइट पर लटका दिया गया है, जिसकी G वैल्यू है, उसके मास को डबल कर दिया गया है और किसी दूसरी हाइट पर लगा दिया है। अब G की वैल्यू क्या है, G/2। अब टाइम पीरियड में क्या फर्क आएगा, तो पुराना टाइम पीरियड क्या था, 2π√L/G। नया तुम सिर्फ ग्रेविटी फोकस, भाई जब मास देखो, मास सिर्फ अकेला होता ना, तो फिर अपन क्या करते, G = Gm/r², ये करते हैं। मगर जब ऑलरेडी ग्रेविटी दी है तो सीधे ग्रेविटी पुट करो ना, ये G/2 हो जाएगा। तो ये 2 टाइम्स नहीं होगा भाई, ये √2 टाइम्स है, तो √2 टाइम्स ऑफ T हो जाएगा, ये ऊपर जाके √T हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर E इसका।
लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। लाउडनेस गलत, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। पिच डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड गलत, पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? एक भी नहीं है। यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है दो वेव है जिनका सेम एम्पलीट्यूड है, क्या उनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती भाई? ये देख, एम्पलीट्यूड इसका इतना रखेंगे अपन, ये है, यहां पर देखो, ये इधर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इधर कम है, पॉसिबल है। क्या दो वेव हैं जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी अलग अलग एम्पलीट्यूड हो सकता है? क्या बिल्कुल हो सकता है, दोनों सही है। ठीक है, यहां पर देखो, नोट इज अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, टोन इज अ साउंड ऑफ मल्टीपल फ्रीक्वेंसी। गलत। अरे नोट्स में तुम बहुत सारी चीजें लिखते हो, ऐसे याद कर लो, तो ये मल्टीपल फ्रीक्वेंसी है और टोन सिंगल फ्रीक्वेंसी है, तो दोनों ही गलत हैं, ये दोनों तो गलत हैं। लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी, लाउडनेस इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, और इंटेंसिटी का मतलब क्या है पता? पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट टाइम में कितनी साउंड एनर्जी क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है, वहां से पास हो रही है। तो थर्ड वाला सही है। पिच इज नेचुरल बट एम्पलीट्यूड कैन बी क्रिएटेड। बिल्कुल, देखो, यदि मेरे को तेज बोलना होगा तो मैं तेज बोल दूंगा, मतलब एम्पलीट्यूड को ऊपर नीचे करा जा सकता है, मगर जो पिच है उसको तेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको नहीं कर सकते। गर्ल्स की पिच हाई होती है, ठीक है, और बॉयज की पिच कम होती है। क्यों? फ्रीक्वेंसी की वजह से। तो ये वाली सही है। तो कितनी स्टेटमेंट सही है? यहां पर दो स्टेटमेंट सही है, टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी, अब यहां पर साउंड के ऊपर आ गए अपन। साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 किलो हर्ट्ज। तो यहां पर सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुमको फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी? 1000 हर्ट्ज। एंड वेवलेंथ कितनी दे रखी है? वेवलेंथ यहां पर दे रखी है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर मतलब कि 50/100 मीटर। हाउ लॉन्ग इट विल ट्रेवल, टेक टू ट्रेवल, मतलब कितना, हाउ लॉन्ग, कितना समय लेगी वो टू ट्रेवल 1 किलोमीटर, मतलब वापस से नहीं, तुम्हारे को क्या 1000 मीटर दे रखी है। अब सुनो मेरी बात, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब वेवलेंथ अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, क्योंकि 1/t इज इक्वल टू f होता है। तो ये 50/100 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये कितना हो जाएगा? ये 10, तो ये कितना हो जाएगा? 500। अब ये 500 आ गया फ्रीक्वेंसी, ये 500 s आ गया, मतलब s स्पीड आ गई। अब वापस से स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई बाय 1/t। स्पीड मतलब वही ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस यहां पर वेवलेंथ है, टाइम फाइंड करना है, टाइम इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन स्पीड। वेवलेंथ कितनी है? 1000, ये कितना है? 500, तो ये 2 हो जाएगा, 2 सेकेंड इज द आंसर। बस इधर से निकाल के उधर पुट करना है और कुछ नहीं करना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच वन ऑफ द ऑप्शंस इज शोइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। देखो, ये है ना, ये ऐसा है, फिर ये ऐसा हो जाएगा। तो तुम एक बात देखो, यहां पर वेवलेंथ बढ़ रही है, वेवलेंथ बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी और एनर्जी कम होगी, मतलब gx uv मार। यहां पर क्या है? फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है? सर r की है। उससे कम किसकी? m की, मतलब माइक्रोवेव की सबसे कम है। फिर उसके बाद इंफ्रारेड, फिर उसके बाद यूवी, और उसके बाद एक्स, मतलब छोटे से बड़ा, माइक्रो, इंफ्रा, एक्स, मतलब कि 3 to 1, मतलब 3 to 1 ऑप्शन नंबर डी इसका। ठीक है, ये तीनों याद करना। वेवलेंथ बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, एनर्जी कम होती है। अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सुनो मेरी बात, सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड होती है साउंड की, कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 5000। लिक्विड में अप्रोक्सीमेटली 1500 सेकेंड, और यहां पर 300 मीटर पर सेकेंड, 330। ठीक है, 330, तो बी अप्रोक्सीमेटली की बात चल रही है। अब यहां पर देखो, ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन echo can be heard more than once in which full word is repeated again and again। बिल्कुल सही बात है। देखो, कभी भी echo होगा ना, तो पूरा मतलब जो एक वर्ड में यदि चिल्लाऊंगा ना, तो वही वर्ड वापस मेरे को सुनाई देगा। ठीक है, अगेन एंड अगेन वो वापस मेरे को सुनाई देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने चिल्लाया एके, ठीक है, एके मैंने चिल्लाया, तो एक बार जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एके चिल्लाया ना, तो बार बार मेरे को क्या सुनाई देगा? एके। बट ऑन दी अदर हैंड, इफ आई टॉक अबाउट रिवर्बरेशन, सो इन केस ऑफ रिवर्बरेशन, इफ आई प्रोनाउंस एके, अच्छी तेज चिल्लाता हूं, तो मेरे को सिर्फ पहले एके, फिर ए, फिर धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। सेकंड, यहां पर ये पहली स्टेटमेंट सही है। सेकंड क्या है? एन एको इज हर्ड सूनर इन कोल्ड डे। मेरी बात सुनो, जो एको है ना, ये कोल्ड डे में जल्दी नहीं सुनाई देता। ये कब? जो ह्यूमिड डे होता है ना, उसमें। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी में जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी, उतना अच्छा यहां पर साउंड सुनाई देगा। बता ही देता हूं भाई, 3 चीजों के ऊपर साउंड की स्पीड डिपेंड करती है। पहला क्या है? पहला है नेचर ऑफ मटेरियल। दूसरा क्या है? टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी अच्छी साउंड। तीसरा क्या है? तीसरा तुम्हारा ह्यूमिडिटी, ह्यूमिड एयर में ज्यादा, नेचर मतलब कि सॉलिड में ज्यादा, फिर लिक्विड, फिर गैस। ठीक है,
ये वाली स्टेटमेंट गलत है। आ डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग बॉडी कैन बी मेजर्ड इन एको बट नॉट इन रिवर्बरेशन, बिल्कुल सही बात है। एको में आप रिफ्लेक्टिंग बॉडी का डिस्टेंस मेजर कर सकते हो मगर नॉट इन रिवर्बरेशन, ठीक है, इसमें नहीं कर सकते हो। तो हाउ विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो कि सही है? तो 1 and 3 आर करेक्ट, तो 3 and 1 आर करेक्ट, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वैक्यूम है ना, इन वैक्यूम इन थर्मोफ्लास्क, अच्छा थर्मोफ्लास्क है ना, वो जो थर्मोफ्लास्क ये थर्मोफ्लास्क में वैक्यूम होता है ना, ये क्या करता है? रेजिस्ट द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, ठीक है भाई। तुमने देखा होगा यूजुअली ये जो बॉटल होती है इसके अंदर एक और बॉटल होती है, तो वो जो बाहर वाली बॉटल और अंदर वाली बॉटल के बीच में जो जगह है उसको वैक्यूम कहा जाता है। और वो वैक्यूम इसलिए ताकि हीट ट्रांसफर ना हो कंडक्शन और कन्वेक्शन की वजह से। क्यों? क्योंकि कंडक्शन और कन्वेक्शन की हीट को ट्रांसफर करने के लिए जरूरत है मीडियम की। जब वैक्यूम में मीडियम ही नहीं रहेगा तो ऐसे तो होगा, मगर सर रेडिएशन से तब भी हो जाएगी, तभी इसको सिल्वर कलर का करा जाता है। सिल्वर कलर क्या कर देता है? सिल्वर कलर वहां पर उसका रेडिएशन से भी हीट ट्रांसफर नहीं होने देता है। तो सिल्वर सरफेस रेजिस्ट द ट्रांसफर ऑफ हीट इवन थ्रू रेडिएशन। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है? तो डायरेक्टली यार यहां तो मैं देख ही लो तुम लोग। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, गलत। क्यों? सुनो मैं बता रहा हूं। कितने अमाउंट ऑफ हीट एक कोई सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए चाहिए, इसको क्या बोलते हैं पता? इसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं। इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको ऑफ यूनिट मास, आपको इसमें यूनिट मास मान रहा हूं, यूनिट, इसको क्या करना पड़ेगा? यूनिट मास। क्लियर है? इसको यूनिट मास। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। किसने बोला भाई? -273 पॉइंट समथिंग है, 0.24, ये है -273 है ना, ये है। द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज 0 केल्विन, बिल्कुल सही बात है, ये सही है ना। देखो केल्विन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो सबसे छोटा केल्विन कितना होगा? 0 केल्विन, तो वो सबसे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होगा ना। दो थर्मोमीटर, एक फ़ारेनहाइट में है और एक सेल्सियस में, ठीक है। ये दोनों इक्वल कब होंगे? सुनो मेरी बात, ये जो फ़ारेनहाइट है ना, एक बार सेल्सियस के बराबर होगा, एक बार केल्विन के बराबर। सेल्सियस के बराबर होगा -40 डिग्री पर और केल्विन के बराबर होगा 574.25 पर। तो ये वाली स्टेटमेंट एब्सोल्युटली सही है, ठीक है। तो कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? 2 and 3 आर करेक्ट, ये वाला सही है। सो फाइनली जेंटलमैन, अब मैं क्या ही बोलूं यार, ठीक है। तुम क्या करना, पूरा सेशन कंप्लीट हो गया है। मैं बार बार बोल रहा हूं, तुम एक सब डिस्ट्रैक्ट मत होना। जो फोकस किसके ऊपर करना है, जो पढ़ लिया उसको अच्छे से रिवाइज करो। फालतू अलग अलग जगह भटकने की जरूरत नहीं है। कोई ये करवा रहा है, कोई वो करवा रहा है, कोई ये करवा रहा है। भाई खुद के ऊपर भरोसा रखो, ठीक है। और खुद के ऊपर भरोसा मत रखो, थोड़ा यूपीएससी के ऊपर तो भरोसा रखो। तुम एक बात बताओ, यदि फॉर एग्जांपल 25 सवाल फिजिक्स में आ रहे हैं, है ना, 25 तो अभी आ नहीं रहे, 23, ठीक है, 23 सवाल आ रहे हैं। अरे भाई मान ले चल 6 सवाल कठिन डाल दिया, हटा 6 सवाल कठिन डाल दिया, ठीक है, तब भी तेरे पास 17 सवाल है ना भाई। 17 सवाल है, 17 कर ले। बायो के 10 सवाल कौन करेगा, केमिस्ट्री के 15 कौन करेगा, ज्योग्राफी के 20 कौन करेगा, इंग्लिश के 50 कौन करेगा, है ना। ये 6 हटा दे, तब भी कहीं ना कहीं से 90 सवाल कर लिए। 9 4 कितना होता है? 360। यहां पर आ गए 100, गिरे से गिरी हालत में तो तू 50 क्वेश्चन करेगा, ठीक है, करेगा ना। फॉर एग्जाम्पल 50 क्वेश्चन कर लिए, यहां से 125 मार्क्स आ गए। ये कितने हो गए? 6 7 8 5 485 मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक सिंगल डिजिट, ठीक है। तो समझो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ यार, ऐसा हवाबाजी नहीं कर रहा हूं, दिस इज द रियलिटी, आपको समझना पड़ेगा। सो जेंटलमैन, इट वाज दी वेरी गुड सेशन, ठीक है। अपन ऐसे करके पूरे जितनी भी केमिस्ट्री है, बायो है, कंप्लीट कर देंगे। और इंग्लिश की इंपॉर्टेंट वोकैब की क्लास में लेकर आऊंगा, डोंट वरी, मेरे से वोकैब पढ़ लेना, ठीक है, आ जाएंगी, डोंट वरी, आ जाएंगी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।